इम्पोर्टेंट और लास्ट टॉपिक जो इसको ज़ेरे बहस ला रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम प्रेजेंट करते हैं आपके सामने। तो सबसे पहले इसके लिए आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूँ। तो ये जो स्लाइड्स हैं आपके सामने, मैं इसको अटैच करूँ आपके साथ। तो जो स्लाइड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये रही। यहाँ पे हम बात करेंगे आज परफॉर्मेंस अप्रेजल के हवाले से। देखिए जो टॉपिक हमारे ज़ेरे बहस है आज, मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। कोर्स आउटलाइन के हवाले से आप देखते हैं तो इसको कहते हैं जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ये जो टॉपिक है ये हम लेकर चलते हैं आपके साथ यहाँ से स्टार्टिंग से। तो आई होप कि स्लाइड्स बिल्कुल आपके सामने हैं एंड एज पर माय ओपिनियन तो जो आपके सामने स्लाइड्स हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों से कहा था कि आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी स्पेसिफिक बुक फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो हाँ, अगर आप पढ़ना चाहें इज़ अ गुड बुक फॉर यू। एक अच्छी किताब जो है वो है मैनेजमेंट की बुक है एंड दैट इज़ गिवन बाय स्टीफन पी रॉबिन्स। ये बुक आप बाय कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट कंटेंट टू कंटेंट टैली विद योर कोर्स एट ऑल। आपके कोर्स के साथ कंटेंट टू कंटेंट टैली नहीं करती। काफ़ी चीज़ें कवर करती, काफ़ी चीज़ें कवर नहीं करती। तो इसके लिए स्टूडेंट्स ने कहा था कि वो रेलेवेंट मटेरियल क्या है, तो मैंने उनसे ये कहा था कि जो मैं स्लाइड्स प्रिपेयर कर रहा हूँ ऑब्वियसली मैं कोर्स और कंटेंट को देख के प्रिपेयर कर रहा हूँ। वो स्लाइड सारी की सारी जो है वो पीडीएफ फॉर्म में आपके गूगल क्लास जो है डाउनलोड कर लेते हैं, जो भी करें वहाँ पे करें। तो ये तो बड़ी स्टार्ट की बात है। तो आज जब आप सवाल कर रहे हैं तो मैं थोड़ा खौफजदा भी हूँ कि कोर्स के इस लेवल पे आके अगर बच्चा किताब का पूछे कि जी किताब कौन सी है, जबकि ये बहस जो है वो हमें लेक्चर नंबर 1 में हो चुकी हो, 2 में हो चुकी हो, ये बातें तय हो चुकी हो और आप ये पूछ रहे हो। तो जब फिल्म एंड स्टोरीज इन द मिड ऑफ द क्लाइमेक्स और आप आगे हीरो ने हीरोइन का नाम पूछ रहे हो, तो इसका मतलब यही होता है कि आपने पिछला कोई काम नहीं किया, वरना आपको ये बातें पहले ही पता होनी चाहिए थी। बहरहाल एनीवे मैं फिर रिपीट कर देता हूँ जी कि ये मैंने गूगल क्लासरूम में सारी स्लाइड रखी हुई है। ये आज का जो 40वां लेक्चर है ये भी वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक हो गई जी बात। तो आई होप कि अब आपका ये सवाल नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा मामला है जिसको आप मैं लेक्चर नंबर 40 डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये कोर्स आउटलाइन में हम इसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का नाम देते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के हवाले से हम कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे, आज हम इसी इशू को लेके चलेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब जो यहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या परफॉर्मेंस देखें, अगर आप क्लासेस इतनी ज़्यादा मिस कर देते हैं तो वो मसला ये था कि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम कम से कम इतना टाइम निकाल लेते हैं कि क्लास कम से कम अटेंड कर लेते हैं। ये इसका मतलब यही होता है कि आप पहले तैयारी नहीं करते और जब बिल्कुल सर पे बात आ जाती तो फिर आप उस वक्त आके तो जो है वो
काम शुरू कर देते हैं। लेकिन बहरहाल मैंने तो उस स्केड्यूल के मुताबिक चलना था जो मुझे दिया हुआ था, तो मैंने उसके मुताबिक लेक्चर डिलीवर करता रहा हूँ। तो बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर करे आप लोगों के लिए। अब अगर आप पूछेंगे कितना काम रहता है, तकरीबन इस वक्त 35 to 40% काम अभी भी रहता है। अभी भी अगर आप रेगुलर हो जाते हैं तो बहुत कुछ कवर हो जाएगा। बाकी चीजें आप अपनी टीम वर्क से, टीम ग्रुप स्टडी से भी इसको कवर कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? कुछ बच्चे आवाज का कह रहे हैं लाउड। मैंने स्पीकर थोड़ा, मैंने माइक थोड़ा पास कर लिया अपने, और सर आपकी आवाज जी जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जी मैं जरा आपके मैसेज पढ़ूं। हाँ देखिए, जरा आप अपना इंटरनेट कनेक्शन भी देख लीजिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो आपकी मैसेजेस है वो मुझे जब आते हैं तो उसमें ये होता है कि जो मैसेज मुझे आ रहे होते हैं आपके, वो इस तरह से आ रहे होते हैं कि आप लिखते हैं इंग्लिश में और लिखते हैं उर्दू। तो वो फिर इस तरह जरा मुझे समझ नहीं आती। मैंने पहले ही बोला था कि मुझे या तो इंग्लिश में लिख दिया करें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तो वह ना लिखा करें उर्दू। उर्दू को अंग्रेजी में लिखें वो नहीं समझ आता। अच्छा बच्चों, तो हम बात करें आज परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर। तो मैं अभी आपके ऊपर यही बात करने वाला था। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल है क्या। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद मैं जस्ट अ मिनट, मैं जरा इसको अरेंज कर लूँ। अच्छा बच्चों, तो मैं ये बात कर रहा था आपके साथ कि जो लेक्चर मिसिंग है उनका मटेरियल तो आपको मैंने भेज दिया है, तो वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। फिर जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह वहां से भी कुछ समझ आ जाएगी आपको, कुछ बाकी आप टीम वर्क कर सकते हैं। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करते हैं, बजाय इसके कि हम थोड़ा डिले करें इसको। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू करें ना जी, परफॉर्मेंस अप्रेजल है क्या। देखिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन हेल्प इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, इसका जो बेसिक इम्पैक्ट है वो ये है कि ये एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंप्रूव करता है। These appraisal system use organization to review। ये appraisal system यूज किए जाते हैं ताकि हम रिव्यू कर सकें, किस चीज को रिव्यू कर सकें, चेंज, उसके अलावा इन्फॉर्म, मॉनिटर, एग्जाम, एग्जामिन एंड एवेल्युएट एम्प्लॉयज, के हम इनको एवेल्युएट कर सकें एम्प्लॉयज को थ्रू एवेल्युएशन। इट्स प्ले अ की रोल इन ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल एंड इट्स आल्सो सर्व टू डेवलप एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज। तो देखिए, असल मकसद ये है कि सबसे पहले तो ये यहाँ से समझ आ गई कि हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कर किसकी रहे हैं। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रही है एम्प्लॉयज की। किसकी हो रही है जी? एम्प्लॉयज की। एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं। इसका फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि एक तो उन्हें ये समझ आ रही है कि उन्हें करना क्या है, और उन्हें ये समझ आ रही है कि हम उन्हें किस बुनियाद पे उनकी परफॉर्मेंस को असेस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि जब इंसान को ये समझ आ जाए कि मुझे करना क्या है और किस बुनियाद पे मुझे असेस किया जा रहा है, तो उसकी डायरेक्शन ठीक हो जाएगी।
और जब उसकी डायरेक्शन ठीक हो जाएगी तो अल्टीमेटली हम क्या कर सकेंगे, उसको डेवलप भी कर सकते हैं और उसको मोटिवेट भी हो जाएगा वो, चूंकि उसकी एफर्ट जो है वो सही डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा ही हो कि हर शख्स सही डायरेक्शन में एफर्ट शुरू कर देगा तो अल्टीमेटली उसके नतीजे में ऑर्गेनाइजेशन का जो इमेज है वो ऑर्गेनाइजेशन इमेज जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हम कहते हैं जी ये है। और इससे एक सबसे बड़ी बात आप सब बच्चे जानते हैं कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कॉस्ट सेव की जाए और प्रोडक्टिविटी ज्यादा की जाए। और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि क्वालिटी अच्छी दी जाए, जो चीज बनाई जाए वो वाकई अपने काम को इस अंदाज से किया जाए कि उसमें बहुत बेहतरी आ जाए। तो हम इसको कहते हैं ये है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इसमें एक बात तो क्लियर हो गई कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रही है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रही है किसकी, एम्प्लॉयज की। और एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रही है उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि क्या चीज जो है वो बेस्ट उनकी परफॉर्मेंस को ऊपर लेके जा सकती है, उनको मजीद मोटिवेट कर सकती है और बेहतर कर सकती है। वो ये है कि हम उन्हें समझाएं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, आपके फ्लॉज कौन से हैं, आपकी खामियां कौन सी हैं। तो इसको हम कहते हैं ये है हमारा पर्पस। देखिए, आप जो बात बच्चे कह रहे हैं कि आपने 10 लेक्चर अटेंड नहीं किए तो क्या ये लेक्चर समझ आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ये बिल्कुल नया टॉपिक है और पिछले टॉपिक पे इसका बेस बिल्कुल नहीं है। और सेकंडली मैं आपको डील इस तरह कर रहा हूँ जैसे कि एक फ्रेश स्टूडेंट होता है। यानी आप समझ लीजिए कि मैं अपने आप को ये सपोज कर रहा हूँ कि पहले आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आज पहला लेक्चर दे रहे हैं आप, ठीक है? तो इसलिए बिल्कुल आपको समझ आएगा, 100% आएगा। आप कॉन्फिडेंस से इसको देखें, ठीक है बच्चों? अच्छा जी। तो अब ये जो हम बात करेंगे, जो आप मुझे कह रहे थे कि यहाँ पे एक तो बात ये है कि परफॉर्मेंस का जो इशू है वो ये है कि हम बताएंगे तो पता चलेगा ना कि परफॉर्मेंस कैसी है, किस तरह से है, हाउ इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट वन। तो ये एक चीज आ जाती है। उसके बाद जो इशू आता है वो ये आता है हमारा कि जी हम सबसे पहले इस बात को समझे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल और इसके साथ आने वाला टॉपिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या चीज है। देखिए, एक चीज होती है कि हम अगर ये कहें कि आपका रिजल्ट एक आता है और वो रिजल्ट है आपके 8th ग्रेड का, 9th ग्रेड का, और उसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि आपके फलां सब्जेक्ट में इतने स्कोर हैं, फलां सब्जेक्ट में इतने स्कोर हैं, तो ये इसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कहेंगे। क्या कहेंगे? परफॉर्मेंस अप्रेजल कहेंगे। अगर हम ये कहेंगे फलां सब्जेक्ट में आपका इतना स्कोर है, फलां में इतना है, तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल है। हम आपका सब्जेक्ट बता रहे हैं, आपका स्कोर बता रहे हैं, आपको क्राइटेरिया समझा रहे हैं कि ये इस तरीके से आपका स्कोर लगा है। लेकिन बुनियादी चीज जो है वो ये है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक डिफरेंट चीज है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये चीज है कि हम साथ साथ आपको समझाएं, रेगुलर बुनियादों पे गाइड करें कि आपकी परफॉर्मेंस जो इस वक्त है आप इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इम्प्रूव करने का जो तरीका है वो भी साथ साथ हम आपको समझाएं। उसके साथ साथ हम रेगुलर बुनियादों पे आपकी जो है वो आपको रेगुलर बुनियादों पे हम कांटेक्ट करें, आपको फीडबैक दें कि जी इतना इम्प्रूव हो गया और अब ये वाले एरियाज रह गए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं है, फिर ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। मैं रिपीट कर देता हूं आपकी सहूलत के लिए कि अगर मैं आपको असेस कर रहा हूं और असेस करके बता रहा हूं कि आपका ये रिजल्ट आ रहा है, आपने इसमें बेटर है, इसमें वीक है, तो मैं आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं साथ ही साथ आपको गाइड भी कर रहा हूं कि इस चीज को आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस चीज को आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, मजीद आप इसको बेटर कैसे कर सकते हैं, तो अगर मैं आपको ये भी समझा दूं तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो हैं वो ना सिर्फ ये समझ गए हैं कि व्हाट इज बेटर फॉर यू, आप साथ साथ ये भी समझ गए हैं कि इस वक्त किस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करेंगे। और कंटिन्यूसली मैं इस चीज पर फोकस करूं कि आपसे राब्ते में रहना है, आपको बताते रहना है कि ये एरियाज इंप्रूव हो गए और ये एरियाज आपके अभी वीक हैं। लेकिन जिन एरियाज को आप आगे लेके चलते हैं, जिन एरियाज को आप बेहतर करना चाहते हैं और साथ ही साथ आप
बात करते हैं, इसको लेके चलते हैं। तो अब मसला ये आ जाता है कि ये तमाम एरियाज जो इम्प्रूव करने के लिए किए कहे जाते हैं, क्यों कहे जाते हैं? जाहिर है ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स होते हैं जिनको हासिल करने के लिए आपकी मदद चाहिए होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये एक प्रोसेस है। लेट मी चेंज द इंक, मैं इंक चेंज करता हूँ पहले अपनी, ताकि ये जरा रेड है, रेड के नीचे ब्लैक सही रहेगा। तो कहते हैं ए प्रोसेस टू एस्टेब्लिश शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बनाएं अबाउट कि हमारे मकासद क्या है, गोल्स क्या है, एंड अप्रोच टू मैनेजिंग एंड डेवलपिंग पीपल इन ऑर्डर टू अचीव गोल्स। कि पहला एक ऐसा अमल कि हम ये समझें कि हमारे गोल्स हैं क्या, और फिर उन गोल्स को हासिल करने के लिए उसके मुताबिक लोगों को डेवलप करें और ट्रेन करें। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि वी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर आवर गोल्स एंड देन वी वर्क अकॉर्डिंगली, वी डेवलप आवर ह्यूमन रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली कि वो इसको अचीव कर सकें, तो इसका मतलब है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इसके मुताबिक चल रहा है कि वी हैव टू मेक आवर ह्यूमन रिसोर्सेज इनेबल after assessment and after feedback to proceed towards these goals, कि वो इन गोल्स को अचीव कर सके। तो अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब ये है कि हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर रहे हैं। रिपीट कर देते हैं, आपका मैट्रिक का रिजल्ट है, आपका एफएससी का रिजल्ट है, सिर्फ मार्कशीट आपके हाथ में दे दी तो परफॉर्मेंस अप्रेजल है। लेकिन मार्कशीट देने के बाद मुसलसल आपसे राब्ते में रहते हुए देखते रहे कि यार इंग्लिश बेहतर हुई कि नहीं, मैथमेटिक्स बेहतर हुआ कि नहीं, उसके लिए टिप्स देते रहना और बार बार चेक करते रहना, इसको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट की टर्म में ये कि पहले हम और आप, यानी हम एज ए मैनेजमेंट और आप एज एन एम्प्लॉय, पहले ये चेक कर लें हमारे गोल्स क्या है, फिर उन गोल्स को हासिल करने के लिए लोगों को उसके मुताबिक मैनेज करें और डेवलप करें। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो होप आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। जो बच्चे कहते हैं कि समझ आया है, मिसाल के तौर पे हम किसी बच्चे से पूछ लेते हैं, इनमें से हम कह लेते हैं जी, हम इनमें से ये जो है पूछ लेते हैं, हम लेट्स सपोज हम सवाल पूछ लेते हैं, आमना सदाकत से पूछते हैं भाई समझ आ गया कि नहीं, अनीका खलील से पूछ लेते हैं, या आमिर से पूछ लेते हैं भाई कि हमें बताओ कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बिल्कुल क्लियर समझ आ गया आपको? तो बच्चे कह रहे हैं कि समझ आ गया, आमना सदाकत भी कह रही है, कायनात भट्टी भी कह रहे हैं, और एनोनिमस अटेंडी भी कह रहे हैं कि ये मुझे समझ आ गया। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि आपके सामने एक सवाल रख देते हैं। सवाल क्या है? क्वेश्चन आपके सामने ये है कि जनाब, Dash is a process establishing shared understanding about what is to be achieved and an approach to managing and developing people in order to achieve it. Which two words correctly complete this definition? कौन से दो वर्ड इस डेफिनेशन को मुकम्मल करेंगे? तो आप में से मोस्टली बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए, 10-12 आंसर तो मेरे पास जमा भी हो गए, इतनी स्पीड से आंसर आ रहे हैं। तो मोस्टली बच्चों ने सी ऑप्शन लिया है। मोस्टली बच्चों ने, तहरीम ने, मंजूर ने, मियाँ अरसलान ने और अनीका ने। और मियाँ अरसलान जो है, मैं इनको बताता चलूं कि मैं भी मियाँ हूँ, लेकिन मैं इस सेंस में मियाँ हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी बेगम मुझे मियाँ कहती है। खैर आपके नाम के साथ भी मियाँ लगा हुआ है, तो मेरे नाम के साथ तो नहीं है, लेकिन मुझे अक्सर मियाँ बुलाया जाता है। अच्छा बच्चों, तो कायनात भट्टी हैं, फिर उसका कौनैन सैयद हैं और आमना सैयद हैं, सॉरी कौनैन सैयद हैं, आमना जफ़र हैं और रहीला बतूल हैं और सना जावेद हैं, अली हैं। सब बच्चों ने सी ऑप्शन लिया है। ये जो सी ऑप्शन लिया है, ऑब्वियसली उसकी वजह ये है कि देखिए, आप सबसे पहले अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या, और फिर उन ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, तो ये फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहलाएगी। तो बिल्कुल ठीक आपने जवाब दिया, ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। अब सवाल ये है कि ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होगी कैसे? भाई जाहिर है हर काम का कोई तरीका तो होता है, कोई मेथड तो होता है। जैसे अभी आपने एग्जाम दिया तो उसका बकायदा एक मेथड था, एक कोर्स आउटलाइन थी, वो आपने प्रिपेयर करनी थी। आपने कोर्स आउटलाइन प्रिपेयर की, उसके बाद आपने एक जो है वो सिलेक्टेड मटेरियल को स्टडी किया, उसको अंडरस्टैंड किया, और फिर आप उसको लेके आगे बढ़े।
रिजल्टेंट ही आपने अपना अच्छा रिजल्ट अचीव कर लिया, तो मेथड फॉलो किया जाएगा तो काम होगा ना। इसी तरह यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल का मामला है कि हम जब परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी जरूरी ये है कि हम परफॉर्मेंस को जो है वो मैनेज करेंगे किसी तरीके के साथ। तो उसका मेथड क्या है? मेथड ये है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि देयर शुड बी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्पस। भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल हो क्यों रही है, इसका कोई पर्पस होगा, पर्पस क्लियर पता होना चाहिए। पहला काम तो ये है, मकसद पता होगा, काम ठीक होगा। दूसरी बात यह कि परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के कुछ यकीनन मेथड्स होंगे, कुछ तरीकाकार होंगे। अगर वो मेथड्स का पता होगा तो हम उन मेथड्स को इस्तेमाल कर सकेंगे। और एक बहुत बड़ा सवाल है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट करेगा कौन? क्या कोई इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी? क्या ये टॉप मैनेजमेंट करेगी? क्या इसके लिए कोई एक्सटर्नल एचआर एक्सपर्ट हायर किया जाएगा? क्या किया जाएगा? और इसके बाद जो भी रिजल्ट्स आएंगे जाहिर है वो डिस्कस होंगे। जिस बंदे के रिजल्ट हैं, जिस एम्प्लॉय के रिजल्ट हैं, तो उसके लिए एक परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यू कंडक्ट करना पड़ेगा हमें, और इस इंटरव्यू के लिए कोई अप्रोच डिसाइड करनी पड़ेगी। और फिर हमें ये देखना होगा कि इसके अंदर किस तरह के बैरियर्स हैं, उन बैरियर्स को कैसे रिमूव करना है, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। तो ये 5 मेन काम हैं, अगर ये हो जाएंगे तो फिर हम कहेंगे हाँ यार हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, कुछ पता चल गया है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस हमें समझ बिल्कुल आ गया है। अब इस सेंस में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि पर्पस को समझा जाए। तो आप में से जो बच्चे पर्पसिव, आप जानते हैं कि जितना अप्रोच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है बंदा उतना सक्सेसफुल रहता है। तो सबसे पहले तो हम पर्पसेस की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, इसके पर्पसेस क्या है? देखिए पहला पर्पस तो ये है कि आइडेंटिफाई किया जाए पर्टिकुलरली मेरिट डन ड्यूरिंग द रिव्यू पीरियड के आपके जो रिव्यू पीरियड है उसके अंदर क्या काम हुआ है, कितना मेरिट पे हुआ है, और काम को आइडेंटिफाई किया जाए कि कितना काम अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड किया गया है। जो हमने बेंचमार्क दिया था, जो हमने यार्ड स्टिक दी थी, काम किस हद तक उसके मुताबिक हुआ है। अगर तो ऐसा है तो फिर तो वंडरफुल बात है। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि हर कुछ अरसे बाद एम्प्लॉयज के जो इश्यूज होते हैं उसके अंदर एक बड़ा इशू होता है रिन्यूमरेशन का बढ़ना, सैलरी का बढ़ना, पैकेज का बढ़ना। लेकिन पैकेज का बढ़ना या सैलरी का बढ़ना, इसके लिए भी तो कोई बेस चाहिए होती है, और वो बेस कहाँ से आएगी? जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होगी तो पता चलेगा कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है यकीनी तौर पे उसको क्या होगा, उसको ज्यादा पेमेंट दी जाएगी, उसको ज्यादा रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, उसको ज्यादा बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ये तो नेचुरल बात है ना जी। ये तो नहीं हो सकता जो परफॉर्म ना करे उसको रिवॉर्ड दे दिए जाएंगे। क्या ख्याल है? रिवॉर्ड तो उसी को दिए जाएंगे ना जो बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो लिहाजा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहली बात तो ये कि आइडेंटिफाई किया जाए कि मेरिट की बुनियाद के ऊपर जो है वो काम हुआ या नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि देखा जाए बेसिस प्रोवाइड की जाए काम करने के लिए, कि काम करने के लिए सॉरी रिन्यूमरेशन बढ़ाने के लिए या सैलरीज बढ़ाने के लिए कुछ बेस प्रोवाइड की जाए। तीसरी अहम बात यह है कि हमें जो है वो ये भी तो देखना है ना कि फ्यूचर में कुछ अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। क्या ख्याल? तो उन अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करने के लिए प्रोस्पेक्ट्स, एम्बिशंस, जरूरी है कि हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करें ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको पता चले ऑर्गेनाइजेशन अगले चंद सालों में क्या बड़ा अचीव करने जा रही है, या ये कह लीजिए कि बड़ा टारगेट क्या है, और इस टारगेट को अचीव करने में हम ऑर्गेनाइजेशन की क्या हेल्प कर सकते हैं, तो ये अंदाजा हो सके। दूसरी तरफ आइडेंटिफाई किया जाए कि किस पर्टिकुलर काम के अंदर हमारे एम्प्लॉयज वीक है, जिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग दे देंगे। मिसाल के तौर पे हमें पता चलता है कि यार हमारे जो एम्प्लॉयज हैं ना, दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, बट वी आर फेसिंग प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन एरर्स, वी आर फेसिंग प्रॉब्लम इन रेशियोज एरर। तो हम कहेंगे अच्छा यार एक एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर दी जाए। लेकिन हम देखते हैं हमारे लॉजिकली भी लोग बड़े अच्छे हैं और वो जनाब परफॉर्मेंस भी अच्छी करते हैं, लेकिन कुछ प्रेजेंटेशन में बड़े मसाइल आ रहे हैं। तो हम कहते हैं अच्छा यार अगली एक ट्रेनिंग करते हैं जिसके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स इनकी जो है वो ज्यादा अच्छी की जा सके। तो ये है कि जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है
तो ये सारी चीजें सामने आती हैं। लेकिन इन सारी चीजों को अगर हम थोड़ा सा आसान करके समझने की कोशिश करें तो हम यूं कर लेते हैं, इनको हेडिंग्स में कन्वर्ट कर देते हैं। पहली बात तो यह है कि जी रिव्यू किया जाए कि फ्यूचर रिन्यूमरेशन जो है वो किस हिसाब से बढ़ेगा। जाहिर है जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे उनका रिन्यूमरेशन क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, उन्हें बोनस भी मिलेंगे, उन्हें पे में परफॉर्मेंस रिलेटेड रिवॉर्ड भी मिलेंगे। तो लिंक किया जाएगा रिवॉर्ड और परफॉर्मेंस को, लिंक किया जाएगा असेसमेंट एंड रिवॉर्ड्स को। तो ये मुख्तसर सी बात हो गई। दूसरी बात ये परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा ट्रेनिंग नीड्स को कि कहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस में वीकनेस है, जिस परफॉर्मेंस में वीकनेस है उसके मुताबिक हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम अपना बना लें एम्प्लॉयज के लिए। उसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि एक चीज होती है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग एक प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको मैं छोटी सी जगह खाली है यहाँ पे लिख देता हूँ। सक्सेशन प्लानिंग ये होती है कि preparing employees for key positions। एम्प्लॉयज को की पोजीशंस के लिए प्रिपेयर किया जा सके। तो आप ये कह सकते हैं, पहली बात ये कर ली आपने कि ठीक है जी फ्यूचर में रिन्यूमरेशन बढ़ना है, इसके लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, देखते हैं कैसी रिन्यूमरेशन या बात आपने कही कि जी आइडेंटिफाई करें वीक एरियाज ताकि उनकी ट्रेनिंग देके उसको ओवरकम किया जाए। और तीसरी बात है सक्सेशन प्लानिंग की जाए। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब ये है कि की पोजीशंस के लिए लोगों को तैयार किया जाए। क्योंकि हमारा एक आम जो सोच होती है हम लोगों की, जो हम मैनेजमेंट और एचआर से वाबस्ता होते हैं, हमारी ये अप्रोच होती है कि जो की पोजीशन होती है ना टॉप पे जो होती है वो हमेशा खाली होती है, उसके मुताबिक लोग नहीं मिल रहा होता है जो उनको ऑक्युपाई कर सके। और जो नीचे बैठे लोग होते हैं उनको लग रहा होता है कि दुनिया में जॉब्स नहीं है, शायद जॉबलेस सिचुएशन है, लेकिन हकीकत बात यह है कि जो अपर पोस्ट होती हैं वो ज्यादा खाली होती हैं क्योंकि उस स्किल्स के लोग दस्तयाब नहीं होते। तो एक ये मसला आ जाता है। फिर उसके बाद जो चीजें हमारी डील करती हैं जिनको हम लेके चलते हैं, इसके अंदर एक चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं जी कि ये भी बड़ा जरूरी है और इसके लिए भी काम करना जरूरी है कि जी देखें कोई काम अच्छा करता है, बहुत अच्छा काम करता है, उसके काम का रिकग्निशन तो होना चाहिए ना। कि जितना मर्जी अच्छा काम करता रहे, कोई उसकी यानी कोई अप्रिसिएशन ही ना हो, तो देखिए दुनिया अप्रिसिएशन के बगैर चलती है। अप्रिसिएशन के बगैर तो काम नहीं चलता कि रियल टाइम जो वर्क है जो अकम्प्लिश हुआ उसकी तारीफ की जाए। क्या ख्याल है? तो देखिए ना, आप पेपर पास कर लेते हैं, पेपर पास कर लेते हैं, आप घर जाके बताते हैं, घर वालों को कहते हैं अच्छा जी पेपर पास कर लिया, और आपके घर वाले कहते हैं अच्छा ठीक है पास कर लिया, चलो अच्छी बात। इसके बाद मिठाई भी नहीं मंगवाते और जनाब चेयर अप भी नहीं करते, तो आप कहेंगे अच्छा यार मेरी सक्सेस से तो किसी को कंसर्न ही नहीं है, और अगली दफा हो सकता है आप एक भी पेपर पास ना करें कि जी जब इनको इंटरेस्ट नहीं तो मैं क्यों करूं, क्या हाल है, पेपर तो अपने लिए पास करने। तो बात यह है कि एप्रिसिएशन होना जरूरी है। और एप्रिसिएशन जाहिर है एप्रिसिएशन इन एवरी सेंस चाहिए होता है आपको कि जी आपकी तारीफ भी की जाए कि आप काम अच्छा कर रहे हैं, आपको उस हवाले से जो है एक ना सिर्फ इनाम दिया जाए बल्कि उस हवाले से आपसे कमिटमेंट की जाए कि अच्छा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने जो है वो फंडामेंटल लेवल क्लियर कर लिया, अब आपने ऑपरेशनल आपने जो है टेक्निकल लेवल क्लियर कर लिया। अच्छा बेटा ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये स्ट्रेटेजिक लेवल क्लियर करो तो तुम्हारी मंगनी कर देंगे। अच्छा, और उसके बाद जनाब जो है तो फिर आप मेहनत भी करेंगे, सीधी बात। हमने बड़े बड़े मुतालबात रखने शुरू कर दें और नाम मेरा आ जाए तो लोग कहें जी बशीर साहब ने पट्टी पढ़ाई है, porque जी जो है वो जाहिरी बात है कि आपको जो है उसके बदले में कोई रिवार्ड मिलना चाहिए। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि मैंने अच्छा काम किया मेरी तारीफ करो, मैंने अच्छा काम किया मुझे अप्रिशिएट करो। तो हर बंदा चाहता है कि मुझे अप्रिशिएट किया जाए। अब जहां तक सवाल है हमारा
कि जी एक एक चीज क्लियर हो गई। देखिए 5 बातों में मैंने कहा था, देखिए जी पहली चीज है कि पर्पस समझ आए कि पर्पस क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। तो मेरा ख्याल है अच्छी तरह समझा दिया मैंने कई के साथ। मेथड ऑफ अप्रेजल आपको पता हो कि अप्रेज करते कैसे हैं लोग। देखिए जो मेथड ऑफ अप्रेजल है उसके अंदर सबसे पहले जितने मेथड्स हैं उनमें से मैंने चंद एक यहाँ पे लिस्टेड किए हैं जो जरूरी हैं। देखिए एक तो मेथड है जिसको हम कहते हैं ओवरऑल असेसमेंट, जिसमें मैनेजर जो है वो एक नरेटिव लिखता है। नरेटिव का मतलब है चंद पैराग्राफ लिखता है, और ये पैराग्राफ जो है ये असेस करते हैं अपने सब ऑर्डिनेट को या अपने जूनियर को कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह की रही है। मकसद ये होता है कि हम क्लियरली ये बता सकें कि हाउ परफॉर्मेंस इज गोइंग, परफॉर्मेंस जा कैसी रही है और हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो एक चीज तो ये आ जाती है इसके अंदर। अब जो दूसरा मसला इसके अंदर आता है वो ये आ जाता है कि जी एक क्लियर ऐसे लिखा जाए या चंद एक पैराग्राफ लिखे जाए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप 7वीं 8वीं जमात में एक ऐसे आ जाता था लिखने के लिए कि फलां चीज पे एक मजमून लिख दें। तो वो ठीक है, वो स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। एक स्कूल में ऐसा में ऐसे आ जाता है कि या एक ऐसे लिख दूंगा माय बेस्ट फ्रेंड, और बाद स्कूलों में ऐसे आ रहा होता है गाय पे मजमून लिखें, तो बच्चे गाय पे मजमून लिख देते हैं कि ठीक है जी गाय जो है इसके 2 सींग है, इसकी 2 आंखें हैं, इसके 2 नथने हैं जी, इसकी 4 टांगे, एक इसकी दुम है। तो इस तरह से। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी ऐसे आ जाता है जिसके अंदर वो कहते हैं अच्छा जी आपने दोस्त के बारे में लिखे या इस तरह की। लेकिन यहाँ पे भी ये ऐसे ही लिखा जा रहा है, और ये ऐसे इस तरह लिखा जा सकता है कि इसके 2 तरीके हो सकते हैं इस नैरेटिव को लिखने के। अगर कोई अच्छा परफॉर्मर है तो नैरेटिव यूं लिखा जाएगा कि मिस्टर जावेद इज अ responsible person. He has achieved all the targets which are given to him. He is very particular and sincere with his work and punctual and always appear in good dressing sense and having a good presentable personality. ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है कि मिस्टर जावेद इज नेवर कंसर्न विद द टास्क गिवन टू हिम. He is being always appear late in the office without always delay the work which is assigned to him. So you can say कि ये दूसरा तरीका है। तो इस तरह करते हैं, एक अच्छी असेसमेंट भी होती है और एक बुरी असेसमेंट भी होती है। तो उसको हम कहते हैं ओवरऑल असेसमेंट मेथड। इसको हमारी सरकारी ऑफिसेज में ACR या APR लिखा जाता है, एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो कि एक सीनियर लिखता है। बल्कि अक्सर बातें हो रही होती हैं कि यार वो मेरे बॉस से ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए, अगर खराब हो गए तो मेरी ACR खराब कर देगा, से कि एक नरेटिव लिखा जाता। लेकिन बाज जगह पे नरेटिव, देखिए अब नरेटिव लिखने वाला कोई पंक्चुअलिटी पे लिख देगा, कोई डेडिकेशन पे लिख देगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे हों जिसके ऊपर लिखना जरूरी है, लेकिन नरेटिव लिखते वक्त जो है उन्हें इग्नोर कर दिया गया। तो इससे अच्छा ये नहीं कि नरेटिव लिखवाया जाए, लेकिन एक गाइडेड असेसमेंट कर दी जाए कि आपने जो नरेटिव लिखना है अपने जूनियर के बारे में, वो कमेंट्स जो हमें देने हैं उसके लिए जो करेक्टरिस्टिक्स हैं यानी खसूसियात जो है वो हम आपको बता देंगे। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हम आपको 3 बातों पे लिखते हैं, यानी सच एज टर्म ऑफ एप्लीकेशन, इंटेग्रिटी, एडॉप्टेबिलिटी या पंक्चुअलिटी, या आप कह सकते हैं कि ड्रेस कोड। तो आप इस तरह के करेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं कि अच्छा जी इनके ऊपर आपने लिखना है कि पंक्चुअल कितने सारे साल। तो ये चीजें फिर आ जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं ये गाइडेड असेसमेंट है, जिसके अंदर नैरेटिव तो लिखा जाता है, लेकिन नैरेटिव उन उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे लिखा जाता है जो कि कहे जाते हैं, उसके अलावा कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके ऊपर लिखा नहीं जाएगा। तो ये हो गया आपका वो जी जिसको आप कहते हैं क्या, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑन गाइडेड असेसमेंट। सो गाइडेड असेसमेंट का तरीका जो है ये भी एक मेथड होता है जिसके अंदर हम ये तरीकाकार अडॉप्ट कर देते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द वे बाय विच वी कैन असेस द पीपल। अच्छा, फिर उसके बाद
जो है आप और भी मेथड होते हैं, सिर्फ आप ये मेथड नहीं इस्तेमाल करते हैं, नंबर ऑफ अदर मेथड्स यू यूज। तो पहले तो ये दो समझ आ गए कि एक में नैरेटिव लिखा जाता है, उसमें मैनेजर आजाद होता है जो मर्जी लिखे, और दूसरे में ये होता है कि नैरेटिव की बजाय जो है वो नैरेटिव ही लिखा जाता है, लेकिन उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट बता देती है कि इस चीज के ऊपर आपने लिखना है, तो सीनियर जो है उस पर लिख के दे देता है। तो दिस इज व्हाट वी कैन से, ये है हमारा मेथड समझे। आमना जफर कह रही है कि जब कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से दे दिए फिर वो ही जो नैरेटिव असेसमेंट है वो गाइडेड असेसमेंट बन जाती थी। लेकिन आपने देखा होगा कि आजकल आप कभी पिज्जा हट चले जाएं या किसी जगह चले जाएं तो एक आपको फीडबैक फॉर्म मिल जाता है, यानी आपको एक ऐसा फॉर्म मिल जाता है जिसके ऊपर आप रैंक कर सकते हैं। तो एक तरीका का रैंक का भी है। तो ऐसी सूरत में हम ग्रेडिंग कर लेते हैं या एडजेक्टिव रेटिंग स्केल इस्तेमाल कर लेते हैं और एक क्वेश्चनर डेवलप कर लेते हैं। और ये जो क्वेश्चनर हम डेवलप कर लेते हैं इसके ऊपर ये होता है कि जी रख लेते हैं, जैसे कि एक बंदा जो है मैं इसको कर लेता हूँ, बेसिकली हम इसको 5 हमेशा होते हैं इसके अंदर मैंने 4 बना दिए, जरा कंपोजिंग एरर हो सकता है। तो 5 लेवल्स होते हैं, तो एक्सीलेंट यहां लाना चाहिए, एक्सीलेंट, और यहां होना चाहिए वेरी गुड। तो देखिए अनसेटिस्फैक्ट्री कर सकते हैं आप, 1 मार्क मिलेगा, सेटिस्फैक्ट्री के 2 मार्क हैं, गुड के 3 मार्क हैं, वेरी गुड के 4 मार्क्स हैं और एक्सीलेंट के 5 मार्क्स हैं। तो इससे आप असेसमेंट करते हैं कि ये मेरा जो ये सबऑर्डिनेट है या एम्प्लॉय है, ये क्वालिटी ऑफ वर्क में आप क्या रैंक करते हैं। फर्ज कीजिए मैं आपको रैंक कर रहा हूं, मैं आपको, मुझे कहा गया चले जी इनके लिए क्वेश्चन फिल करें, तो मैं कहता हूँ अच्छा यार क्वालिटी ऑफ वर्क में ये एक्सीलेंट है जी, अच्छा जॉब नॉलेज ठीक है जी, वेरी गुड जी। तो इस तरह करके हम असेसमेंट कर लेते हैं एक एक करेक्टरिस्टिक्स के अंदर। अब इसके अंदर ऑब्वियसली पंक्चुअलिटी भी आएगी इसके अंदर आगे चल के। तो ये तो 2 करेक्टरिस्टिक्स लिए ना ताकि आपको आसान लगे, लेकिन जाहिर है करेक्टरिस्टिक्स तो इससे ज्यादा लिए जाते होंगे और काफी ज्यादा लिए जाते हैं। तो इससे फिर वो ओवरऑल एक रेटिंग बन जाता है कि जी क्या रेटिंग आप करते हैं और कहाँ रेटिंग करते हैं आप अपने एम्प्लॉय की। तो दिस इज व्हाट वी कैन से कि ये हमारा जो है ये ग्रेडिंग का सिस्टम होता है जिसके अंदर हम रैंक कर देते हैं। अब ये जो रैंक का फॉर्म है ये फिल करने के लिए बाजुकात सीनियर को कहा जाता है जी आप जूनियर के लिए करेंगे, और मजेदारी की बात है कभी कभी जूनियर को कहा जाता है आप सीनियर के लिए करेंगे, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोवर्कर से भी कह दिया जाता है चलो अपने एक दूसरे के लिए फॉर्म फिल करो। ये बात अभी हम रखते हैं कि फिल कौन करेगा, इसके लिए बाज़ कमेटी भी बनाई जाती है। तो मुख्तलिफ तरीकाकार इसके लिए अडॉप्ट किए जाते हैं, इस पर बात नहीं करते अभी, हम कहते हैं सिर्फ ये ग्रेड की समझ आ गई। लेकिन आगे आ जाता है रिजल्ट ओरिएंटेड स्कीम, रिव्यूज द परफॉर्मेंस अगेंस्ट द टारगेट एंड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स परफॉर्मेंस। एक स्टैंडर्ड्स परफॉर्मेंस दे देते हैं, उसके मुताबिक आपसे कहते हैं कि जी आपने ये काम परफॉर्म करने हैं। लेकिन ऐसी सूरत में टारगेट अचीव हो गया तो 100 आउट ऑफ 100, और टारगेट अचीव ना हुआ तो 0 आउट ऑफ 100। मींस टारगेट अचीव करोगे तो फिर 100/100, और टारगेट अचीव नहीं करते तो फिर कुछ भी नहीं। तो टारगेट अचीव करना इस यहाँ पे फिर बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप टारगेट अचीव नहीं कर सकेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ 3 बातें यहाँ पे मसला है कि सब ऑर्डिनेट इज मोर इन्वॉल्व इन अप्रोच, बिकॉज जब तक आप उससे यस नहीं करोगे आप उसे कैसे टारगेट दे सकते हैं। मुझे टारगेट देने में इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे, बोलो भाई ये तुम्हारा टारगेट है। टारगेट तो वो होता है जिसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए, सब ऑर्डिनेट को पूछा जाए अच्छा भाई ये क्या टारगेट है और किस तरह किया जाए। ठीक है, बस यूं समझ लें कि जैसे आपके अब्बू आपसे कहें भी बेटा ये जो 6 महीने हैं ना इसमें 6 पेपर पास करने हैं तुम, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई ये क्या बात हुई, यानी हमारे से पूछा ही नहीं है और हमें खुद ही कह दिया 6 पेपर। भाई पहले वो बिठाएं कि इस सेमेस्टर में पेपर कौन कौन से आ रहे हैं। इस क्वार्टर में स्टेटिस्टिक्स आ रहा है, मैथमेटिक्स आ रहा है, उसके साथ साथ जनाब फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट आ रही है या एंटरप्राइज मैनेजमेंट आ रही है। तो जरा बैठ के सोचें कि कौन से पेपर मुश्किल है कौन से पेपर आसान है।
तो आसान है तो भले ज्यादा टारगेट दे दें और मुश्किल है तो बेशक कम कर दें। तो ये होना चाहिए, जब तक इन्वॉल्व ना किया जाए तब तक कोई टारगेट दिया नहीं जा सकता। एंड मैनेजर इज रिलीव ऑफ क्रिटिक रोल, ठीक है, बिकम्स ए कोच। तो मैनेजर जो है वो क्रिटिक रोल के ऊपर आ जाता है और वो एक कोच बन जाता है, जहां आपकी गलतियां होती है बताता जाएगा कि अगर ये गलती हुई तो ये नहीं होना, अगर ये गलती हुई तो ये नहीं होना, अगर ये गलती हुई तो ये नहीं होना। अब जैसे वो हमारा मसला ये कि हम जब प्रोफेशनल स्टडीज में पढ़ाते हैं और बच्चे छुट्टियां करते हैं तो हम साथ ही उन्हें कहना पहले दिन जब बच्चे आते हैं क्लास में हम कहते हैं लो जी आप सारे पास हैं, 100 आउट ऑफ 100 पास। लेकिन जैसे जैसे वो छुट्टी करते हैं हम उनको बताते हैं कि लो जी प्रोबेबिलिटी 2 कम हो गई है, एक छुट्टी हो रही 2 और कम हो गई, एक छुट्टी और कम हुई 2 और कम हो गई। तो इसका मतलब फिर हम बताते रहते हैं कि लो भाई अब जहां पे तुम खड़े हो ना, अब यहाँ से पास करना वाकई एक चैलेंज है और एक मुश्किल काम। तो वो फिर हम साथ साथ बताते रहते हैं। तो फिर होता क्या है कि टीचर के साथ स्टूडेंट के वो रिलेशनशिप नहीं रहते जो शुरू में होते हैं। क्योंकि अब टीचर क्या कर रहा है, अब टीचर तनकीद कर रहा है, हर 2 मिनट बाद कहता है या हर एक लेक्चर के बाद कहता है अच्छा छुट्टी करी है तो बच्चा तुम्हारे 5% चांस कम हो गए, 2% कम हो गए। तो टीचर जो स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगता, उसकी वजह वो तनकीद कर रहा है। तनकीद करने वाला कहाँ अच्छा लगता है, मुझे बताएं, जो बंदा आप पे तनकीद करेगा आपको अच्छा लगेगा? किसी को भी नहीं लगता। तो ये एक मसला इसके अंदर आ जाता है। फिर ये कि क्लियर एंड नोन टारगेट्स हेल्प मॉडिफाई बिहेवियर। ये जरूर है कि क्लियर एंड जो मॉडिफाई करते हैं बिहेवियर को। हाँ अलबत्ता ये है कि जो मैनेजर का ये रोल है कि मैनेजर आपको साथ साथ कोचिंग करता रहता है कि इस तरह से करो, इस तरह से करो, साथ टिप्स देता है, वो बड़ा मुफीद काम। तो ये होता है रिजल्ट ओरिएंटेड मेथड। अब यहाँ पे बजाय इसके कि मैं आपसे पूछूं अच्छा जी कितना समझ आया, आपके सामने एक सवाल रख देते हैं। सवाल जो है वो ये है कि in an organization a sales team assessed according to number of sale calls made, number of lead generated and number and values of sales made. Which appraisal technique is described in this example? एक ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स टीम को असेस किया जाता है कि वो कितनी कॉल्स करते हैं प्रोस्पेक्ट्स को। प्रोस्पेक्ट्स वो होते हैं जो कस्टमर होते नहीं लेकिन हो सकते हैं, और उससे कितनी वो इंक्वायरीज जनरेट करते हैं और इंक्वायरीज से कितनी सेल करते हैं। तो हम इसके लिए कौन सी ऑप्शन लेंगे? तो हम देखते हैं मोस्टली बच्चों ने जो मुझे इस वक्त भेजी है ऑप्शन, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। मोस्टली बच्चों ने जो मुझे ऑप्शन भेजी है वो भेजी है डी, जवाद बुखारी ने, मंसूर अंसारी ने, ठीक है, अनीका ने पता नहीं क्यों बी कर दिया, और जो है उसके बाद दानियाल है, सना है, तहरीम है, जैनुल आबदीन है और मोहम्मद ज़ियान है। इन्होंने डी भेजा है। ये डी क्यों भेज रहे हैं? डी इसलिए भेज रहे हैं कि देखिए जितनी तुम सेल्स करोगे, जितने तुम ऑर्डर जनरेट करोगे, उतना तुम्हें जो है वो हम बेस्ट स्कोर देंगे। तो ये क्या होगा, ये तो फिर है रिजल्ट ओरिएंटेड मेथड। जितना रिजल्ट जनरेट कर लो उतना तुम हमें दे देंगे। तो ऐसा मेरे ख्याल में आपके फैमिली को भी करना चाहिए कि अगर आप ग्रेड जितना अच्छा लेते हैं, इतने पेपर पास करते हैं, उतना खर्चा बढ़ा दिया जाए, और जितने पेपर में आप क्वालिफाई नहीं करते उतना खर्चा घटा दिया जाए। अच्छा बच्चों, तो ये होगा डी। लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अच्छी चीज नहीं होती। अगला सवाल, a manager is assessing the performance of her team members in accordance with appraisal system of the organization. She has been given list of characteristics and performance element. उन्होंने एक list of characteristics दी है and performance elements बताए हैं with notes on how to interpret and apply the term integrity, punctuality and so on. She is required to comment on how each appraisee measure up in terms of each factor. Which appraisal technique is in this organization using? सवाल के जवाब मेरे पास काफी ज्यादा आ गए हैं, ठीक है जी, काफी ज्यादा आ गए हैं, और मोस्टली बच्चों का जवाब इस दफा भी डी है, जिसके अंदर मोहम्मद ज़ियान है, कायनात है, राहीला है, दानियाल है, उसके साथ साथ जो है जनाब जो है आप कह लीजिए कि मंसूर अंसारी हैं, अनीका खलील है, जवाद बुखारी हैं। इन सब ने डी ऑप्शन को पिक किया और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक असेसमेंट करने के लिए कहा गया है
लिहाजा ऑब्वियसली डी मेथड जो है वो डी जो है गाइडेड असेसमेंट, ये इसका ऑब्वियसली आंसर बनता है। अब यहाँ पे एक बात और याद रखनी चाहिए, बड़ी जरूरी बात है, और वो बात ये है कि देखें मैनेजमेंट मैनेजमेंट बाय ऑप्टिक्स। मैनेजमेंट ऑप्टिक्स जो है ये लिखा होता है जिसके अंदर के गोल्स के जिस हद तक हो सका आपने मैच क्रिएट कर दिया। तो ये एकदम, हाँ मुझे याद है एक वो थे साहब, उन्होंने मेरे से कहा कि जी जब हम एम्प्लॉयज को रखते हैं तो वो कहते हैं हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, लेकिन जब वक्त आता है तो अक्सर लोग जो है वो नहीं करते ऐसा। तो मैंने उन्हें, इसकी वजह ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और होते हैं और एम्प्लॉयज के गोल्स और होते हैं, दोनों के अपने अपने गोल्स होते हैं। तो कह रहे हैं यार अजीब आदमी हो, सोच लो तुम, मैं ऑनर हूँ इस फर्म का, तुम मुझे कह रहे हो। मैंने कहा सर सच तो बोलना चाहिए, हकीकत बात यही कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और होते हैं और एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव और होते हैं। तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो हैं जो अपने गोल्स का भी अंदाजा लगाती हो और एम्प्लॉयज के गोल्स का भी अंदाजा लगाती है। मिसाल के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं कि वो मार्केट शेयर अपना बढ़ाएं, मार्केट शेयर अपना बढ़ाएं, वो चाहती हैं कि अपने ब्रांड का इमेज बेहतर करें, वो चाहती हैं कि जनाब जो है हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ऊपर चला जाए। तो इस तरह के गोल्स अक्सर जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस रखती हैं। लेकिन एम्प्लॉयज भी जाहिर बात है कुछ अपने मकासद को जहन में रख के घर से निकलता है कि मुझे ये चीजें चाहिए। जैसे आप अपनी मिसाल ले लीजिए, तो एम्प्लॉय कहता है कि मेरा एक छोटा सा घर हो, ठीक है जी, मेरी एक छोटी सी गाड़ी हो और मेरी एक छोटी सी बीवी हो। तो एम्प्लॉय जो है वो भी अपने घर से कुछ मकासद लेके निकलता है। लिहाजा ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि इन दोनों मकासद को किसी तरह से आपस में मैच कर ले। ठीक है जी, मैच कैसे किया जा सकता है कि अच्छा जी हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा ना, तो हम आपको घर बनाने के लिए फंडिंग करेंगे, हमारा ब्रांड इमेज से ऊपर जाएगा, हम आपको कार के लिए फाइनेंसिंग कर देंगे। ठीक है जी, और अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न अच्छा हो गया तो हम आपको जो है आपकी मैरिज पार्टी के लिए फंडिंग कर देंगे। तो इस तरह से मैच कर लिया जाए। तो जब एम्प्लॉय के और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स आपस में मैच कर जाते हैं तो हम इसे कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो इससे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हो जाती है। अब जो आप यहाँ पे, तो इसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, और इसको अक्सर लिखा जाता है MBO, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो ये भी एक मेथड है। अब देखिए मैंने आप साथ कुछ इस तरह बात की थी शुरू में कि सबसे पहले पर्पस समझ आना चाहिए, तो पर्पस के ऊपर बात हो गई। फिर मेथड्स की बात हुई थी, तो अभी आपके सामने मेथड्स को तफसील से डिस्कस कर लिया। अब बात आ जाती है कि असेसमेंट करेगा कौन, यानी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हु डज द अप्रेजल। असेसमेंट कौन करेगा, किसके जिम्मे लगाएंगे, यानी ये जो फॉर्म हमने बनाया है, ये जो हमने प्रोसीजर बनाया है, इसको फॉलो कौन करेगा, या समझ लीजिए वो जो क्वेश्चनर हमने बनाया है उस क्वेश्चनर को फिल कौन करेगा, उस क्वेश्चनर को जो है वो कौन जो है वो फिल अप करेगा। ये जनाब हमारे सामने एक सवाल है, इस सवाल का जवाब हमने ढूंढना है। अब इस सवाल का जवाब जो है हमने ढूंढना है, इसके अंदर डिफरेंट अप्रेजल्स हैं। देखिए सबसे पहला जो मेथड है वो है डाउनवर्ड अप्रेजल का, मैंने लिखा है। डाउनवर्ड अप्रेजल जो है ये बड़ा पुराना मेथड है, कोई आज से कोई सैकड़ों साल पहले का है कि डाउनवर्ड अप्रेजल की जाती है।
डाउनवर्ड अप्रेजल में ये होता है कि एक सीनियर जो है, सुपीरियर जो है, वो अपने सबऑर्डिनेट के लिए अप्रेजल करता है। तो ये जब अप्रेजल करता है सीनियर जूनियर के लिए, तो इसके अंदर जो चीज नजर आती है वो ये आती है कि सीनियर इज अप्रेजिंग फॉर जूनियर। तो सीनियर जो है, अगर मैं कहूँ जी इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इसके एडवांटेजेस ये हो सकते हैं कि जो सीनियर है उसको जूनियर की जॉब के बारे में काफी ज्यादा बातों का इल्म होता है, यानी उसे पता होता है कि सीनियर इज अवेयर ऑफ द जॉब ऑफ द जूनियर। तो सीनियर को अवेयर होता है जूनियर की जॉब से, चूंकि वो तो सीनियर है। दूसरा, इससे ये भी पता चलता है जूनियर को कि मेरे से मेरा सीनियर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मेरे से मेरा सीनियर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन नुकसान ये होता है कि अक्सर औकात इसके अंदर जो है वो लिटिगेशन में कई केस जाते हैं, लेबर कोर्ट में कई चीज जाते हैं कि जी मुझे प्रमोट नहीं होने दिया गया और मेरा सीनियर मेरे साथ बाइस्ड है। ये अक्सर आया होता। तो ये भी एक चीज है इसके अंदर के सीनियर जो है वो बाइस्ड है जी, वो हमारी बात नहीं सुनता या हमें से असेस नहीं करता जानबूझ के। ठीक है जी। तो ये अक्सर इस तरह के मामलात हो जाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि थोड़ा सा आल्दो के सीनियर को पता होता है जूनियर के बारे में, लेकिन आम तौर पे सीनियर जो है वो असेसमेंट में बेटर तो होते हैं, लेकिन बाइसनेस का सवाल अक्सर रेस कर दिया जाता है। और एक और बात यह है कि जब सीनियर अप्रेज कर रहा होता है तो सीनियर आमतौर पे एक होता है, तो आपके पास सोर्स सिर्फ एक ही है, एक ही सोर्स है, नहीं एक बंदे ने जो फिल किया फॉर्म वही सोर्स है जहां से आप असेसमेंट करेंगे, उसके अलावा दूसरा कोई सोर्स नहीं होगा आपके पास। तो मैंने दो बातें की, एडवांटेज में दो लिखी, दो डिसएडवांटेज में। एडवांटेज में मैंने ये लिखा कि सीनियर जूनियर की बात में ज्यादा, सीनियर जूनियर की जॉब के बारे में ज्यादा जानता है। दूसरी बात, सीनियर उस जॉब में एक्सपर्ट ज्यादा है, इस वजह से जूनियर को ये पता लग जाता है मेरे से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन अक्सर औकात जूनियर सीनियर के बाइस्ड होने के मतलब कहता है, और सोर्स सिर्फ एक ही है स्कोर का और या अप्रेजल का जो सीनियर ने फॉर्म फिल किया है, और कुछ नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपवर्ड अप्रेजल की कि जूनियर सीनियर को रैंक करे, तो जूनियर सीनियर को रैंक कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? ये कर सकता है ना कि इसका मेथड कैसा है या मैं ट्रीट कैसा करता है, इस पर सर्च नहीं किया जा सकता। तो इससे एडवांटेज ये होता है कि सीनियर को ये पता लगता है कि मेरे मुताबिक जूनियर की सोच क्या है और मुझे अपने रवैये में क्या तब्दीली लानी चाहिए। लेकिन मसला ये आ जाता है कि जूनियर सीनियर की जॉब के बारे में ज्यादा नहीं जानता होता। वैसे मुझे टीचिंग में इतने साल हो गए हैं, अगर आज भी मुझे कोई कहना कि एक डॉक्यूमेंट लिख दो जिसमें डायरेक्टर ऑफ लाहौर ICMAP जो है इन इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट की ड्यूटीज लिख दो, तो मैं नहीं लिख सकता। उसकी वजह ये है कि हमने कभी गौर ही नहीं किया कौन सी मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, क्या करना पड़ता है। तो ये ठीक है, जूनियर की का बिहेवियर सीनियर को पता चलता है, सीनियर अपने आप को सुधारता है। लेकिन मसला ये है कि जूनियर जो है वो सीनियर के बारे में जानता ही कम होता है। और एक और बात भी है, जूनियर जब सीनियर के बारे में बात करता है उसके जहन में थोड़ा सा प्रेशर होता है। वो प्रेशर ये होता है कि अगर मैंने इसके खिलाफ बात की तो पता तो लग जाएगी, और पता लग गई तो ऐसा ना हो कि उससे मुझे कोई जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े, या इसके ऊपर मुझे जो है वो बड़ी कोई एंटागोनाइजिंग किस्म की सिचुएशन फेस करनी पड़ जाए। तो ये वो नहीं चाहेगा, इससे वो फिर ये एक मसला इसके अंदर आता है। तो हर एक में अंदर कोई ना कोई मसला आएगा। तो ये हो गया डाउनवर्ड, ये हो गया अपवर्ड। अब कौन सा रह गया जी? कोवर्कर। कोवर्कर की असेसमेंट या कोवर्कर अप्रेजल। कोवर्कर अप्रेजल में आप कोवर्कर से कहते हैं, कलीग से कहते हैं कि अपने कलीग की असेसमेंट करो। तो यहाँ पे एक फायदा तो ये होता है कि इनको आपस में जरा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि यार एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा करना है, क्योंकि कल को एक दूसरे से फीडबैक लिया जाना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल बढ़ जाता है और आपस में इनका कोऑर्डिनेशन भी बेटर होता है। लेकिन आप देखते हैं अक्सर के जो आपके
कोवर्कर होते हैं, ड्रॉबैक अगर आप देखते हो इसका, तो ड्रॉबैक ये है कि कोवर्कर अक्सर औकात आपसे जेलसी फील कर रहे होते हैं, वो आपसे हसद कर रहे होते हैं, इसलिए वो जब भी बात करेंगे वो आपकी खामी बताएंगे, खूबी शायद ना बताएं। ये एक मसला आ जाएगा इसके अंदर। तो बहरहाल ये अपनी जगह प्रीवेल तो करती है कि कोवर्कर की जो असेसमेंट है वो बहरहाल कराई जाती है, यूजुअली ये पार्ट है अप्रेजल का। उसके बाद आ जाता है मसला, एक आप बड़े हैरान होंगे कि एक तरीकाकार है सेल्फ अप्रेजल, आप अपनी अप्रेजल खुद कर लो। तो आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है? हाँ, इसमें ये होता है कि फॉर्म आपको थमा देते हैं, लो जी अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल का फॉर्म पकड़ो और खुद ही फिल करो। तो आप कहेंगे सर हर बंदा झूठ बोलेगा, नहीं बोल सकता। उसकी वजह है, मैं बताता हूँ क्या वजह। देखिए एक बात बल्कि इसमें ये होती है कि बंदा अप्रेजल अपनी कर रहा होता है तो इसमें बाइसनेस का जो होता है ना जी, कि मेरे साथ सीनियर बाइस्ड है, वो खत्म हो जाता है। वो खत्म क्यों हो जाता है? वो इसलिए खत्म हो जाता है कि जी सीन जून वो कह ही नहीं सकता कि बाइस्ड है, चूंकि फॉर्म तो खुद फिल किया जनाब ने, तो कैसे कह सकते हो मेरे साथ बाइस्ड है? तो ये एक तो ये गिला शिकवा खत्म हो गया। दूसरी बात यह है कि अपने ड्रॉबैक्स या अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं परफॉर्मेंस में खुद देखो, तो आपको खुद जो इंसान खुद गलती रियलाइज करता है कि मैंने ये गलती की है, वो कोई दूसरा बंदा रियलाइज नहीं करा सकता। लेकिन फिर भी वो आपके वाली बात भी है, इंसान सबसे ज्यादा धोखा किसको देता है? इंसान सबसे ज्यादा डिसीव अपने आप को खुद करता है। आप गौर फरमाइए, हम खुद अपने आप को सबसे ज्यादा डिसीव करते हैं। क्यों डिसीव करते हैं? उसकी वजह जानते हैं कि हम अपने आप को धोखे में रखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आप रोजाना शीशे के सामने खड़े होते हैं और शीशे के सामने खड़े होके आप कहते हैं वाह भाई सलीम, तू तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। हालांकि सब जानते होते हैं कि सूरत हाल क्या है, लेकिन आप खुद ही शीशे के सामने खड़े होकर खुद ही अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, लो जी आप बड़े, मैं बड़ा खूबसूरत लग रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे वलीद बेग है या जैनुल आबिदीन है, रोजाना शीशे के सामने खड़े होके, तलहा हफीज है, शेख उस्मान है, खड़े होकर शीशे के सामने अपनी तारीफ की, वाह जी वाह आज तो सुरमा लगा के बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा धोखा देता है। इससे जो फैक्ट बात यह है कि वाकई अगर आपके हाथ में फॉर्म दे दिया जाए तो आप अपने आप को डट के डिसीव करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो एक दूसरे को डिसीव करते ही नहीं बल्कि अपने आप को भी डिसीव करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। बहरहाल लेकिन फिर भी वो फॉर्म फिल करते हैं और एक प्रेशर भी फील करते हैं कि अच्छा यार अब इसमें अगर गलत लिख दिया है तो उसको भी फेस करना पड़ेगा। अब आपका वो जो सवाल है, जैसे कि एक बच्चे ने सवाल भेजा है कि सर ये बताएं कि जब वो अपने आप को खुद असेस कर रहा है तो वो तो गलत लिखेगा तो कौन पकड़ेगा उसको? वो तो हर 10 में से 10 नंबर लगाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में इस सारी काम के बाद, इस सारे मामले के बाद फिर एक इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में ये जो फॉर्म फिल किया होता है ना आपने, वो परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यू में फिर दोबारा चेक होता है, वो फिर देखा जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में कि अच्छा जी आपने क्या फिल किया। हाँ यस, सही कह रहे हैं कि सम टाइम लोग जो है वो एक फुलिश पैराडाइज में रह रहे होते हैं और बाज लोग जो हैं हाँ किसी ने तो तारीफ करनी नहीं, खुद ही कर लो। ये सही कह रहा है, दानियाल कह रहा है कि जब कोई दूसरा तारीफ ना करे तो बंदा कहता है चल यार अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं। ये भी एक मसला, वाकई आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा होता है कि बाज लोगों की तारीफ दूसरे नहीं करते तो वो कहते हैं यार दूसरों ने तो करनी ही, चलो खुद तो करो ना अपनी तारीफ। और तारीफ भी ऐसी करते हैं कि अल्लाह माफ करे, मतलब कि वो ऐसी चीज है कि बाज का शीशा टूट जाता है सुन के तारीफ, ये छत की जो फॉल सीलिंग है वो गिर जाती है, ऐसी तैसी तारीफ करते हैं अपनी। अच्छा बच्चों,
तो अब बात यह कि इसके बाद एक इंटरव्यू होता है, तो फर्ज कीजिए आपने पंक्चुअलिटी में अपने 10 में से 10 नंबर लगा दिए कि जी मैं बड़ा पंक्चुअल हूं और मैं टाइम पे आता रहा हूं। आपने 10 में से 10 लगा दिए अपने पर्सनैलिटी के, ठीक है। अब जब इंटरव्यू होगा तो जो इंटरव्यूअर होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यूअर, वो कहेगा जाओ जी जरा अटेंडेंस रजिस्टर तो लेके आओ। अटेंडेंस रजिस्टर डिजिटल है, उसकी कॉपी 2 मिनट में निकल आनी है। वो वर्किंग डेज के हिसाब से कमबख्त ने कैलकुलेट की होती है कि 256 या 255 वर्किंग डे थे, और साहब ऑन एवरेज 5 से 7 मिनट लेट आते रहे, यानी बाज दिन 15-20 मिनट लेट आए, एवरेज निकाली तो 5 से 7 बनती। तो फिर बॉस खुद ही कहेगा अच्छा भाई अब बताओ 10 में से 10, आप खुद ही कहेंगे नहीं सर 5 कर दें, तो आप खुद ही 5 करा लेंगे। इसी तरह फिर वो आपसे पूछेंगे अच्छा पर्सनैलिटी में 10, फिर वो कंप्यूटर ऑन करेंगे और रोजाना आपके आने की पिक्चर तो कैमरा ले रहा है ना, और कैमरा नोट कर रहा है कि जनाब 255 डेज में से 100 डेज ऐसे हैं कि इन्होंने टाई लगाई है और बाकी दिनों में इन्होंने ड्रेस कोड फॉलो ही नहीं किया। अब बॉस फिर बोलेगा हाँ जी अब बताओ 155 दिन 155 डेज ऑफ द ईयर यू नेवर वेयर दैट ड्रेस कोड, फॉलो नहीं किया, अब क्या करें? तो फिर आप खुद ही कहेंगे सर इसके भी 5 में से 10 कर दें। इस तरह फायदा ये होगा सेल्फ अप्रेजल का कि आप कोर्ट में जाके ये नहीं कहेंगे मेरा बॉस मेरे साथ बाइस्ड था, चूंकि फॉर्म फिल आपसे करा के गलती करवा के फिर ठीक किया गया। मेरे साथ ऐसा होता है कि जब वो फॉर्म मुझे देते हैं मैं फिल करता हूँ, तो आप यकीन करें मेरे दिल ही नहीं करता किसी चीज में भी 10 लगाऊं। मैं कहता हूँ ऐसा ना हो कल को मेरा फॉल्ट निकले। मैंने हर एक में 7 7 7 7 लगाए होते हैं, तो फिर बॉस खुद कहते हैं कि छोड़ यार 7 नहीं बनते तेरे 8 या 9 बनते, और बाद में तो वो 10 खुद कर देते हैं। फिर तो वो रिवर्स करते हैं तो वो सही रहता है, लेकिन ज्यादा को कम कर देते तो फिर ज्यादा शर्मिंदगी होती, इसलिए मैं कम ही लगाता हूँ। तो ये बहुत सारी जगह पे सेल्फ अप्रेजल फॉर्म ही यूज होता है, ये सबसे बेस्ट टेक्निक है परफॉर्मेंस अप्रेजल की। अब आ जाते हैं आप जो तीसरा तरीका है, पांचवा तरीका है, वो है 360 डिग्री फीडबैक। बहुत आसान है, 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं ये तीनों तरीके इकट्ठे कर लूं, अगर मैं तीनों तरीके इकट्ठे कर लूं, क्या मैं कहूं जी ये जो अमजद साहब है इनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल सीनियर भी करेगा, एक फॉर्म सीनियर के लिए डिजाइन कर लिया, एक फॉर्म जूनियर के लिए डिजाइन कर लिया, ठीक है जी, और एक फॉर्म जो है को वर्कर के लिए डिजाइन कर लिया। 3 तरह के फॉर्म बनवा लिए, तीनों से असेसमेंट करा लिया। सीनियर से भी करा लिया, तो सीनियर से कराया तो ये हो गया आपका डाउनवर्ड, और जूनियर से भी करा लिया तो ये हो गया आपका अपवर्ड, और कोवर्कर से भी करा लिया तो कोवर्कर से करा लिया तो ये कौन सा हो गया आपका, ये आपका हो गया कोवर्कर अप्रेजल। तो इन तीनों अप्रेजल को अगर मैं इकट्ठा कर लूं तो ये 360 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि आपने कोई एंगल छोड़ा ही नहीं। सीनियर को भी ले लिया, जूनियर को भी ले लिया, कोई एंगल आपने ऐसे नहीं छोड़ा जो अनकवर हो, हर एंगल को आपने कवर अप कर लिया। तो अब तो पॉसिबल ही नहीं ना कोई चीज अनडन रह जाए, ऑब्वियसली हर चीज ही डन होगी, यू लेफ्ट नथिंग, जो कोई चीज छोड़ी नहीं, सारे के सारे ही एंगल कवर कर लिए। तो ये जो अप्रेजल है ये बेस्ट अप्रेजल हो सकती है, ये बेस्ट अप्रेजल हो सकती है चूंकि इट कवर ऑल एंगल्स। इसकी एक और खूबी ये है कि ये एम्प्लॉयज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लाती है। इंप्रूवमेंट इस तरह लाती है कि एम्प्लॉयज को एहसास रहता है, एम्प्लॉयज को एहसास रहता है कि जनाब जूनियर ने भी मेरी परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है, लिहाजा जूनियर से भी जरा अखलाक से बात करो, सीनियर ने अप्रेजल करनी लिहाजा सीनियर का भी काम वक्त पे करो, और को वर्कर से भी जरा कोऑर्डिनेशन में अच्छी तरह से रहो, कल को उसने भी मेरी परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है। तो आप जो है वो हर एंगल से केयर करते हैं, सीनियर की भी, जूनियर की भी, कोवर्कर की भी। तो ये 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल बेस्ट अप्रेजल है दुनिया में। लेकिन बहरहाल ऐसा तो नहीं कि किसी चीज खूबियां और खामियां ना हो, इसके अंदर भी सीरियस ड्रॉबैक है, 2 सीरियस ड्रॉबैक है इसके। एक सीरियस ड्रॉबैक ये है कि इसके टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इससे प्रोसीजर बड़ा लंबा चौड़ा है, चूंकि
आपको जो है वो जूनियर के लिए भी एक फॉर्म डिजाइन करना है और सीनियर की तरफ से भी करना है, कोवर्कर के लिए भी करना है, तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा मसला इसके अंदर जो आता है वो ये आता है कि कॉस्टली भी बहुत ज्यादा है। ज़ाहिर है जब वक्त लगेगा तो एग्जैक्टिव ही वक्त लगाएंगे ना, तो जब वक्त लगेगा तो फिर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आएगी, तो ये कॉस्टली बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, ये महंगा पड़ जाएगा आपको, तो ये भी है। लेकिन इसी को आप मल्टी सोर्स भी कह सकते हैं। मल्टी सोर्स कब होगा? जब इसके अंदर आप कस्टमर अप्रेजल भी शामिल कर लो और उसके साथ साथ आप जो है वो सेल्फ अप्रेजल भी कर दो, तो फिर तो ये सारे ही एंगल हो गए, तो फिर ये 360 डिग्री से भी एक लेवल ऊपर चला गया, मल्टी सोर्स हो गया। ठीक है जी, फिर ये 360 डिग्री मल्टीपल सोर्स हो गया, चूंकि जूनियर भी प्रेस कर रहा है, सीनियर भी कर रहा है, कोवर्कर भी कर रहा है, रह गया था कस्टमर, उसको भी डाल दिया आपने बीच में, अब बेचारे का एंगल बचे कोई नहीं, इसलिए मल्टी सोर्स हो गया। लेकिन इसमें एक और खूबी भी है, वो खूबी ये है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के सोर्सेज कितने ज्यादा हो गए, और एक एक सोर्स से कई से, सिर्फ सीनियर से एक कागज आएगा, जूनियर जितने होंगे 10 होंगे तो 10 कागज आएंगे, कोवर्कर 5 होंगे तो 5 कागज आएंगे, तो सोर्सेज ऑफ फीडबैक काफी ज्यादा है, एवरेज अच्छी आ जाएगी आपकी। या अगर एक जगह 22 भी हुआ तो दूसरे से वो ओवरकम हो जाएगा, ये फायदा है। अब जो आपका लास्ट आ जाता है वो आ जाता है आपका कस्टमर फीडबैक। अब जो आपका कस्टमर फीडबैक है ये आज के दौर में सबसे ज्यादा पॉपुलर जा रहा है, क्योंकि 360 डिग्री महंगा और स्लो होने की वजह से या प्रोसीजरल होने की वजह से ज्यादा अडॉप्ट किया गया, तो ज्यादा जो अब अडॉप्ट किया जा रहा है वो कस्टमर अप्रेजल किया जा रहा है। उसकी वजह ये है कि एक होती है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, एक होती है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, और एक होती है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, और एक होती है मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन, अच्छा, जो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन होती है इसके अंदर फर्म एक प्रोडक्ट बनाती है और फिर उसको पॉपुलर बनाने की कोशिश करती है, कहते हैं ये स्ट्रेटेजी सबसे मुश्किल है, और अक्सर औकात ये स्ट्रेटेजी नाकाम हो जाती है कि आप अपने तौर पे प्रोडक्ट बना रहे हैं। मार्केट ओरिएंटेशन ये होती है कि कस्टमर को फोकस किया जाए और कस्टमर से पूछा जाए कि हुजूर आपको क्या चाहिए, जो कस्टमर साहब कहते जाए वो फीचर प्रोडक्ट में ऐड करते जाएं और उन फीचर्स को आप जो है वो बढ़ाते जाएं, तो आप जल्दी कामयाब हो जाएंगे, यानी आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे अगर आप कस्टमर से पूछें कि आपको क्या चाहिए। तो अगर कस्टमर से पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए और कस्टमर का फीडबैक जो है वो हम शामिल कर लें, तो अगर हम ये शामिल कर लेते हैं तो फिर हम ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं ये हमारा मार्केट ओरिएंटेशन का तरीका है। और मार्केट ओरिएंटेशन में कस्टमर साहब से चूंकि पूछना है आपने, तो जाहिर बात है कस्टमर फीडबैक लेना पड़ेगा आपको, तो इसलिए फिर कस्टमर अप्रेजल आज के दौर में सबसे पॉपुलर है, क्योंकि आज का जमाना मार्केटिंग और सर्विसेज का है। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट कम नजर आते हैं और सर्विसेज ज्यादा नजर आती हैं। इंटरनेट हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई, अखबार हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है जी। तो आप जितनी भी देखें यू विल फाइंड दैट मेडिकल सर्विसेज, तो आपको ज्यादा सर्विसेज नजर आएंगी, प्रोडक्ट अब जो है ज्यादा पैसा हम सर्विसेज पर खर्च कर बैठते हैं। तो अब ये है आपका जो मार्केट ओरिएंटेशन। अब इसके अंदर जो मार्केट ओरिएंटेशन है इसके अंदर आप देखते हो कि कस्टमर अप्रेजल की जब आप बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मार्केट फोकस है, यानी इसका एडवांटेज ये है कि ये मार्केट फोकस्ड है, सारा मसला मार्केट फोकस्ड है। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि मार्केट फोकस के साथ साथ ये प्रिविलेज देता है डायरेक्टली या इंपॉर्टेंस देता है, तो ये प्रिविलेज किसको देता है? ये प्रिविलेज सारे का सारा उठा के देता है कस्टमर को, और कस्टमर को एहसास होता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो सारी राय उसी से ली गई है। तो लिहाजा ये मार्केट फोकस्ड है, ये कस्टमर को प्रिविलेज देता है, ये कस्टमर को इंपॉर्टेंस देता है, तो कस्टमर आपसे जरा खुश होता है कि हाँ यार हमसे फीडबैक लिया गया है।
जैसे अक्सर आप पिज्जा हट जाते हैं तो वहां पे एक कार्ड से लिखा होता है सर्विसेज किसने दी, कैसी सर्विसेज थी, प्राइसिंग कैसी है, आप कितनी दफा पिज्जा हट आते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है, उस कार्ड के ऊपर उन्होंने लिखा होता है टॉक विद अस, हमारे साथ बात कर लें, और साथ वहां पेन भी दिया होता है आपको लिखने के लिए, तो फीडबैक होता है। अब कस्टमर अप्रेजल में कहा ही जाता है कि जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो ये है, कस्टमर अक्सर बिजनेस फिलोसफी को नहीं जान रहा होता, हालांकि तक कि वो इस फील्ड का होता है, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात कस्टमर फिलोसफी नहीं जान रहा होता। जैसे आप पिज्जा हट की बात कर रहे हैं, तो पिज्जा हट में आप जाते हैं, आपसे फीडबैक मांगा जाता है, तो आप कहते हैं जी देखें 3 बड़े मसले हैं। एक मसला तो ये है कि जी ये जो कीमा होता है ये नान के अंदर लगाते हैं, आपने कीमा ऊपर लगाया हुआ है, तो आपको इसके अंदर लगाना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि इसको दही के साथ खाते हैं, आपने केचप रखी हुई है। और तीसरी बात ये है कि इसको हम जो है रुमाल में लपेट के खाते हैं, आप प्लेट और छुरी और कांटा लेके आ गए। अब मसला ये है कि कस्टमर को भी बाज़ औक़ात वो ऐसा कार्टून होता है, उसको कुछ पता नहीं होता कि ये चीज है क्या, और वो उसके ऊपर ओपिनियन दे रहा होता है। तो बहरहाल ये भी होता है, इसलिए वो अक्सर आपने देखा होगा कि लिखा होता है कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कि वो जो कह रहा है भाई ठीक है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, जो कह रहा है वो ठीक है। तो ये भी एक मसला होता है। तो you see, this is what I can say that about the customer feedback. I hope so far कि आप सब बच्चों को समझ आई होगी कि, तो एक बच्चा कह रहा है कि मल्टी सोर्स फीडबैक के एडवांटेजेस बता दीजिए। मल्टी सोर्स का मतलब ये कि एंगल ही कोई नहीं छोड़ा आपने, यू पिक अप द ऑल एंगल्स, यू गॉट द फीडबैक फ्रॉम एवरी एंगल, तो इसका फायदा हो गया ना। लेकिन नुकसान ये है कि टाइम और कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी। ये वजह है कि हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती तो 360 डिग्री फीडबैक है, लेकिन मसला हमेशा ये होता है कि 360 डिग्री फीडबैक जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, चूंकि इसके अंदर कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है, और इतनी कॉस्ट बेयर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर तैयार नहीं होती। ये है इसके अंदर मसला। अब अगर आप कहें कि इसकी कितनी आपको समझ आई है, तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आपके सामने अब हम सवालात रख दें। लेकिन सवालात से पहले एक बात क्लियर हो जाए। देखिए जी, अब जरा आप गौर फरमाइएगा कि मैंने कहा था पहले पर्पस समझ आ जाए, पर्पस मैंने समझा दिया। दूसरा मैंने आपसे कहा था कि मेथड समझ आ जाए, मेथड समझ आ गए। तीसरा मसला ये था कि हु इज टू अप्रेस, तो जिसने अप्रेस करना वो भी अब आपको समझ आ गया कि अप्रेस करना किसने है, तो ये भी समझ आ गया आपको। अब बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू अप्रेजल। अप्रेजल के लिए इसमें सबसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच कौन सी है? मेरे पास धड़ाधड़ जवाब आने शुरू हो गए, बड़ी स्पीड से जवाब आ रहे हैं। तो मेरे पास जो जवाब आए हैं उसके अंदर ज्यादातर जो जवाब मुझे नजर आ रहे हैं, 1 मिनट में अगर नीचे जाने दे स्ट्रीम को लेके प्लीज। तो मुझे जो जवाब आए हैं, तहरीन जुल्फकार का, जवाद का, आमना का, मियां अरसलान का, फवाद का, और इसके अलावा जो जवाब आया है वो आया है मेरे पास अली का, मोहम्मद जियान का, और इन सब बच्चों का जवाब मेरे पास आया है डी। और आमना सदाकत ए लिखी, मुझे नहीं पता, शायद गलती से प्रेस कर गई है, क्योंकि देखिए सबसे जो ऑब्जेक्टिव तरीका है वो ये है कि सीनियर भी प्रेस कर दे, जूनियर भी प्रेस कर दे, कोवर्कर भी कर दे, तो कोई एंगल बचेगा नहीं, हर एंगल से प्रेज हो जाएगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव मेथड है। ठीक है, सेल्फ अप्रेजल अच्छा है, लेकिन सेल्फ अप्रेजल में सिर्फ एक ही एडवांटेज है कि लिटिगेशन में मामला नहीं जाते, बाद में लेबर कोर्ट में नहीं जाते, चूंकि आपके सारे के सारे मामला वही रिजॉल्व होना शुरू हो जाते। अब इसके बाद देखिए मोस्टली बच्चों ने आंसर सही दिया है, डी आंसर दिया है, तो सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं माशाल्लाह। कोई एक आध बच्चा बीच में से इंटेलिजेंट अभी नहीं है, हो जाएगा, मेरे साथ रहेंगे तो हो ही जाएंगे। अच्छा बच्चों, डैश इज द नेम गिवन टू गैदरिंग एंड कस्टमर। अगर अप्रेजल कराई जाए इंडिविजुअल की, और सुपीरियर से भी राय ले ली जाए, सबऑर्डिनेट से भी ले ली जाए, पीयर से भी ले ली जाए, कोवर्कर से भी ले ली जाए, और कस्टमर से भी ले ली जाए,
और पीयर एंड कोवर्कर भी इस पे कर रहे हो, तो फिर इसको क्या कहेंगे आप? तो फिर इसको क्या कहेंगे ये हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें से बच्चों के आंसर मुझे बड़ी तेजी से आ रहे हैं। तो मोस्टली बच्चों ने जो आंसर मुझे दिया है वो दिया है मल्टी सोर्स का। मल्टी सोर्स का, मल्टी सोर्स कैसे हो गया जी? राहिला बतूल है, अली है, ज़ियान है, जैनुल आबिदीन है, फिर उसके बाद जो है अली है, यावर है, तो ये सारे के सारे क्यों इसको ये कह रहे हैं कि मल्टी सोर्स है? ठीक है जी, तो मैं आपको बताता हूँ ये मल्टी सोर्स क्यों है। देखिए, सीनियर ने भी आपको अप्रेज किया, जूनियर ने भी आपको अप्रेज किया, कोवर्कर ने भी अप्रेज किया, साथ कस्टमर भी आ गया। तो जब कस्टमर भी आ गया तो फिर 360 डिग्री से भी ऊपर मामला चला गया ना। तो हमने कहा था अगर इन तीन, यानी एक सोर्स सीनियर का, एक सोर्स यानी डाउनवर्ड एक हो गया, एक पीयर वर्कर का हो गया, तीसरा अपवर्ड हो गया, और फिर उसके बाद चौथा कस्टमर का भी आ गया, तो एक सोर्स और बढ़ गया। तो जब एक सोर्स और बढ़ गया तो फिर आप इसको मल्टी सोर्स फीडबैक का नाम दे सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों। तो मोस्टली बच्चों का जवाब बिल्कुल ठीक आया है। बच्चे फिर मैं कहूंगा कि इंटेलिजेंट नहीं, सॉरी, इंटेलिजेंट हो गए हैं और बड़े अच्छे जवाब देने लग गए हैं। और हाँ, ये जवाब यहाँ देने हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि माँ बाप को जवाब देने शुरू कर दें, तो फिर वो कहेंगे देखो जी बच्चों की जुबान लंबी हो गई है। यहाँ जुबान लंबी होने में कोई खर्चा नहीं है, खर्च नहीं है, लेकिन आमतौर पर पेरेंट्स के सामने बात करने में बच्चों की जुबान लंबी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है और वो ये आ जाती है कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अब आपका फॉर्म फिल हो गया है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, लेकिन अब परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। फोर्थ स्टेप था हमारा, ठीक है जी। इस फोर्थ स्टेप में सबसे पहली बात ये है कि हमें इसकी अप्रोच डिसाइड करनी चाहिए कि हमारी इंटरव्यू लेने की अप्रोच क्या होगी। परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यू है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यू टफ इंटरव्यू नहीं होता। इस इंटरव्यू में आपके सामने चाय या कॉफी का कप भी पड़ा होता है, एक सीनियर भी बैठा होता है या टीम बैठी होती है, गपशप हो रही होती है और आपको खुल के बोलने की इजाजत दी जाती है। इसके अंदर अब प्रिपेयर कौन करेगा? सबसे पहला सवाल तो ये, प्रिपेयर कौन करेगा इंटरव्यू के लिए? अप्रोच बाद में कर लेता हूँ, आल्दो के अप्रोच पहले है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, टेल एंड सेल है, टेल एंड लिसन है, ये बाद में बता देता हूँ। लेकिन पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये प्रिपेयर कौन करेगा, इंटरव्यूअर या इंटरव्यूई? कौन प्रिपेयर करेगा? दो ऑप्शन है आपके पास, इंटरव्यूअर या इंटरव्यूई, कौन प्रिपेयर करेगा जी? क्या, बस मैं आपके कमेंट, जब आप अप्रेजल करेंगे तो अप्रेजल के लिए तैयारी, एक बच्चे ने कहा कि इंटरव्यूअर करेगा, दूसरा बच्चा भी कह रहा है इंटरव्यूअर करेगा, और तीसरा बच्चा भी यही कह रहा है कि ये तैयारी इंटरव्यूअर करेगा। तो देखिए, इंटरव्यूअर क्यों तैयारी करेगा? सीधी बात है कि यहाँ पे कोई जॉब लेने के लिए इंटरव्यू थोड़ी हो रहा है जो इंटरव्यू की तैयारी करे। इंटरव्यूअर को तैयार होना है, क्यों कि वो इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, तो पहले कुछ चीजों को देख ले। क्या देख ले जी? सबसे पहली बात तो ये कि वो जॉब डिस्क्रिप्शन देख ले। ऐसा ना सुबह जाके कह जी ये काम आपने क्यों नहीं किया, वो कह जी सर ये तो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है, तो शर्मिंदगी हो। इसलिए मैंने साथ ये जो एनक ए भी रखी है यहाँ पे, एनक रखने का मतलब ये बात गौर तलब है, ठीक है। समझ, ये नहीं आप लोगों ने तो एन के साइड पे रखी होती हैं, कोई बच्चा लेटा हुआ है, मुंह हाथ धोया कोई नहीं, टैब पकड़ी, लैप, वो अपना मोबाइल पकड़ा और बैठ गए पढ़ने। और बाद बच्चे तो ऐसे ना मुंह हाथ धोते हैं ना सर धोते हैं। अच्छा, लेकिन फ्रेश होकर लेक्चर लेना चाहिए बच्चों को, चाहिए कि बिल्कुल प्रिपेयर्ड होके आए, सॉक्स वॉक्स पहन के, शूज पहन के, रीडिंग टेबल पे, स्टडी टेबल पे जाके सुने जैसे कि कॉलेज में होता है। लेकिन चले इतना ना करें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रिपेयर होके जरा कोई रीडिंग टेबल पे डेकोरम के साथ बैठ के लेक्चर सुने। अच्छा बच्चों, दूसरी तरफ ये है कि देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन देख ले, कि ऐसा ना हो कुछ काम उसे करने का कहे और वो कहे सर ये तो मेरा काम ही नहीं है। दूसरा काम यह है कि स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस सच एज रेटिंग शीट जो है वो कम से कम वो देख ले, जो रेटिंग शीट आपने फिल की है या किसी भी अप्रेजल ने फॉर्म फिल किया है, उसको भी जरा एक दफा नजर दौड़ा ले किसके ऊपर क्या है। और फिर उसके बाद ये है कि रिकॉर्ड द बुक, हाईलाइट करे पॉइंट ऑफ व्यू, और हाईलाइट्स करे गुड एंड बैड पॉइंट्स, गुड और बैड पॉइंट्स तो जरा हाईलाइट कर ले, चूंकि उन पर बात करनी है। कमेंट्स भी ले ले, क्लाइंट से कमेंट्स ले ले, कस्टमर से ले ले, बाकी लोगों से ले ले, ताकि उसे सही तरह जूतियां नहीं, सॉरी, ताकि उसे सही तरह समझा सके कि तुम्हारी ये गलतियां हैं, इसको ठीक करो। तो कस्टमर क्लाइंट वगैरह से वो राय ले ले।
उसके बाद ये है कि अगर सेल्फ असेसमेंट फॉर्म है तो उसको एक दफा लाजमी देख ले, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट में अक्सर ये होता है कि एम्प्लॉय ने चूंकि खुद फिल किया होता है, तो वो इसलिए क्या करता है कि वो खुद से दोनों ही प्रिपेयर नहीं कर ले। अच्छा, दोनों कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन आम तौर पे इंटरव्यू को प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, चूंकि वो तो सारा साल काम ही यही कर रहा होता है। उसकी नजर से तो एक एक चीज गुजरी होती है, बल्कि उसे तो चाहिए रिलैक्स रहे, ताकि जब वहां बात करनी हो तो कोई प्रेशर ना हो, तो इसलिए उसको ज्यादा नहीं फील करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। तो अब ये आ गया जी सेल्फ असेसमेंट, के वो सेल्फ असेसमेंट फॉर्म को भी देख ले, क्योंकि उसके अंदर अक्सर जो है लोगों ने अपने आप को ओवर रेट किया होता है, तो अगर ओवर रेट किया होता है जरा चेक कर ले। फिर उसके बाद ये आ जाता है बच्चों, तो ये तैयारी है कौन करेगा जी, ये करेगा इंटरव्यूअर आमतौर पे करते हैं। ये चीजें सारी देखें, देखें ना। अगर आप कहेंगे इंटरव्यू को भी देखनी है, तो बताइए इंटरव्यू को अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन देखने की क्या जरूरत है, वो तो सारा साल काम करता है। उसने जो फॉर्म फिल किया उसने खुद किया, उसे देखने की क्या जरूरत है। ठीक है। और कस्टमर और कोवर्कर उनसे राय वो तो ले ही नहीं सकता, जाहिर राय तो वही लेगा, इसे इंटरव्यू लेना है। अब आ गया मसला कि इस इंटरव्यू की अप्रोच क्या हो सकती है। अप्रोच एक जहनी कैफियत है कि इस इंटरव्यू को जब आप कंडक्ट करने जा रहे हैं तो आप किस तरह से इसको मैनेज करेंगे। देखिए, एक मैनेज करने का तरीकाकार ये है कि जब आप उससे इंटरव्यू करेंगे तो आप टेल एंड सेल अप्रोच लगाएंगे। टेल एंड सेल अप्रोच बड़ी सिंपल सी अप्रोच है। इसके अंदर ये होता है कि जो जो अप्रेज करने वाले होते हैं वो आके अप्रेजी को उसके ड्रॉबैक बताते हैं, सिंपली कि भाई ये तुम्हारे ड्रॉबैक है, इन ड्रॉबैक्स को कवर करने के लिए तुम्हें ये चीजें जो है ये एक्टिविटीज करनी होंगी, तुम्हें इस तरह से चलना होगा बस। लेकिन उसकी कोई राय नहीं सुनते, उसकी कोई राय नहीं सुनते, इसलिए हमने कहा टेल एंड सेल, कि जैसे सेलमैन होता है आगे बताता है और अपनी बात करता रहता है, आपकी बात नहीं सुनता। तो ये तरीका है टेल एंड सेल, आपको बताया कि आपके ड्रॉबैक्स क्या हैं और आप इन्हें कैसे ओवरकम करोगे, बस बात खत्म। हमने कह दिया ये गलतियां ये ठीक किस तरह से होंगी, बस बात खत्म। अगर इस तरह का अप्रेजल का तरीका है तो इसको ये सबसे बुरा तरीका है, इसको इंटरव्यू लेने का, इसको कहते हैं टेल एंड सेल। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, ये बहुत ही बुरा तरीका है। लेकिन टेल एंड लिसन अच्छा है। टेल एंड लिसन में ये है कि पहले आपको आपके ड्रॉबैक्स बताए कि आपके ये ड्रॉबैक्स नजर आ रहे हैं हमें, फिर उसके बाद आपसे सजेशंस मांगी, या आपसे सजेशन छोड़िए आपसे कमेंट्स मांगे कि ऐसा क्यों है, और फिर आपके कमेंट्स और सजेशन को मिला के इन चीजों को कैसे रिमूव करना है, इन चीजों में कैसे ओवरकम करना है, वो तरीका फाइंड आउट कर दिया। तो इसके अंदर चूंकि आपको बोलने का मौका दिया गया, कमेंट्स देने का, इसलिए हम इसको टेल एंड लिसन कहते हैं। टेल एंड लिसन कहते हैं। तो क्या क्या हो गया, टेल एंड सेल वहां पे जहां पे आप कहते हैं और फिर बयान कर देते हैं कि ये इसका हल है, तो ये टेल एंड सेल है। और टेल एंड लिसन वहां पे जहां बताया कि आपके ड्रॉबैक्स हैं, फिर आपसे कमेंट्स लिए गए, अच्छा ड्रॉबैक्स क्यों है, आप बताते हैं कि सर वो कंप्यूटर ठीक नहीं मिला था, उसके साथ साथ ये है कि वो जो ड्रॉ करने के लिए मुझे देते हैं डेस्क वो अच्छा नहीं है, सुपरवाइजर साहब अक्सर औकात ये होता है कि बजाय इसके कि मुझे समझाएं कुछ पूछ लो तो एटीट्यूड देते हैं, बात गालियां भी देते हैं। तो इस तरह की आप पूरी बात बताते हैं, अच्छा जी ये सूरत हाल है। तो इससे फिर जरा ये होता है कि आपके कमेंट्स वो सुन लेते हैं और फिर वो आइंदा के लिए वो हल भी सोच लेते हैं कि अच्छा ठीक है, ये सुपरवाइजर साहब की भी खिंचाई होनी चाहिए, और ये डेस्क है ये भी नए सिरे से इनको बना के देना चाहिए, और कंप्यूटर भी इनको नया लेके देना चाहिए। लेकिन एक तरीकाकार ये होता है कि ना हम कहेंगे ना सुनेंगे, ऐसा कि हम प्रॉब्लम्स भी इकट्ठे ही बैठ के निकालेंगे और हम इसका हल भी इकट्ठे ही निकालेंगे। तो जो अप्रेजल और अप्रेजी है वो टेबल के दाएं बाएं नहीं बैठते, बल्कि दोनों टेबल के एक तरफ कुर्सी रख के बैठ जाते हैं, लाइक ए क्लीक। चलो जी आज हम दोनों बैठे हैं, हम देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम्स क्या है, और प्रॉब्लम्स का फिर हल हम दोनों मिलकर निकालेंगे, तो उसको कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। तो अब देखिए टेल एंड सेल क्या था, प्रॉब्लम बताई और फिर उसके बाद क्या किया, ड्रॉबैक्स बता के उसके बाद कहा ये हल है, सुनी नहीं आपको। लेकिन अगर सुन के जवाब पैदा करके फिर हल निकाला तो ये टेल एंड लिसन है। और अगर ना कुछ कहा ना सुना, प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट रखे सामने के आ जाओ भाई हम दोनों बैठते हैं, वी आर इन अ मीटिंग, हम दोनों बैठ के देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस में क्या प्रॉब्लम है और हमने इसे कैसे रिजॉल्व करना है एज अ टीम वर्कर। तो ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अब ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है
ये तो सबसे बेस्ट अप्रोच है, लेकिन कम से कम टेल एंड लिसन तक तो जाना चाहिए। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको कितनी समझ आई है, तो इससे अच्छा है कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं। सवाल जो है आपके सामने वो ये है कि देखिए, सबसे पहली चीज जो आपके सामने मैं रखता हूं वो ये है, in an appraisal interview the manager tells the subordinate how he has been assessed। मैनेजर उसे बताता है कि तुमने असेस किया कैसे गया है, गुड एंड बैड, क्या अच्छा है क्या बुरा है, एंड देन गिव हिम चांस टू पुट क्वेश्चन। फिर उसे चांस देता है कि तुम जो है वो जो है सवाल का यानी सवाल करो, सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स, एक्सप्लेन शॉर्टकमिंग्स एंड आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। तो ऐसा जो अप्रोच है हम इसको क्या कहेंगे? तो आप लोगों के जवाब आने शुरू हो गए। मैं जरा जवाब देखता हूँ क्या जवाब आए हैं मेरे पास, लेट मी सी। तो जो जवाब आया पास मेरे पास वो आए हैं, ज्यादातर जो बच्चे हैं उन्होंने बी भेजा है जवाब, जिसका मतलब है टेल एंड लिसन। पहले कहा गया और फिर बात सुनी गई। सना जवेद टेल कह रही हैं, शेख उस्मान, फरवा अकरम, आमना सदाकत, उसके बाद अनिका खलील, और फिर जो है रहीला बतूल, जैनुल आबिदीन और मोहम्मद ज़ियान। जी, टेल एंड लिसन में आप ड्रॉबैक बता सकते हैं कि मेरे साथ ये मसले रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स हैं। ड्रॉबैक बिल्कुल बता सकते हैं। आमना जफर बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा बच्चों, तो ये आपने बिल्कुल सही जवाब दे दिया, तो सारे बच्चे हो गए इंटेलिजेंट। देखें अभी 2 घंटे भी नहीं गुजरे पूरे और कितने बच्चे इंटेलिजेंट हो गए। तो मेरी कंपनी में रहेंगे ना आप, तो आप इंशाल्लाह क्वालिफाई भी कर जाएंगे और इंटेलिजेंट भी हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, Hence is an employee having an appraisal with his manager Ali. Ali informed Hans that his performance has been poor throughout the year, giving a number of incidents and scenarios to back up her statement. तो his statement तो होता ही है कि वो बुलाते हैं और बुलाकर कहते हैं कि तुम्हारी सारा साल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, और इसके लिए वो कुछ इंसिडेंट भी नोट डाउन करते हैं और कुछ सिनेरियो भी पेश करते हैं। और शी कंक्लूड, बल्कि ही कंक्लूड होना चाहिए, ही कंक्लूड दैट ही नीड्स एडिशनल ट्रेनिंग ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो वो कंक्लूड ये कर देंगे तुम्हें आइंदा के लिए ना ट्रेनिंग की जरूरत है, तो ट्रेनिंग करो। तो अब कौन सा फिलोसफी फॉलो हो रही है ये जरा हम देख लेते हैं, बच्चों के क्या कमेंट्स आते हैं। तो इस दफा जो ज्यादा बच्चों के कमेंट्स आए हैं वो टेल एंड सेल आए हैं। आमना ने टेल एंड सेल लिख के भेजा है। फरवा अकरम ये कह रही हैं, जवाद बुखारी भी है, सना जावेद भी है, और उसके बाद जो है वो जवाद बुखारी और राहील, और इसके बाद फिर कॉन्टिन्यूसली बच्चों की ओपिनियन आती जा रही है। मोहम्मद ज़ियान है, जैनुल आबिदीन है, अली है। तो इन्होंने जो है ऑप्शन ए लिया, बिल्कुल सही है, चूंकि उसे तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। खुद ही बात करके, खुद ही सारे मामलात को कह के, खुद ही कह दिया कि इस तरह से होगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो कि सुनना, किसी कोई बात सुननी तो है नहीं, खुद ही बता देना है कि अच्छा जी यूं असेस किया था, ये वाकया सपोर्ट कर रहे हैं कि तुमने गलत किया था, और ये इसके हाल है। तो तजवीज तो आपने कर दी है, फिर बाकी क्या रह गया? कुछ भी नहीं। अच्छा बच्चों, अब मसला ये है कि इंटरव्यू कंडक्ट कैसे करना चाहिए, ये भी तो एक इशू है ना। ये इंटरव्यू कंडक्ट करते वक्त हमें कुछ एहतियात करनी चाहिए। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंट इशू। सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि जब आप ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं तो ऐसी जगह कीजिए जहां पे मैटर ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो चैलेंज ना हो। यानी देखिए, आप किसी को किसी की खामियां बता रहे हैं और पब्लिक में बता रहे हैं, क्या ख्याल है, या मस्जिद में बता के स्पीकर में बता रहे हैं, तो इससे तो दूसरे की बदनामी होगी, वो तो बजाय अच्छा होने के और बिगड़ जाएगा। तो आपको चाहिए कि ये जो ड्रॉबैक्स हैं ये किसी रूम में प्राइवेटली कॉन्फिडेंशियली बताएं कि भाई तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहली चीज है वो है नॉट अप्लाई क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब ये है कि इस इंटरव्यू में किसी भी किस्म की कोई थ्रेट नहीं की जा सकती, तड़ी नहीं लगाई जा सकती, डांट डपट नहीं हो सकती,
क्योंकि ये इंटरव्यू इस मकसद के लिए नहीं है। इसका मकसद ये नहीं है, यानी याद रखिए पूरे परफॉर्मेंस अप्रेजल में एक बात याद रखिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल में कहीं भी हमारा मकसद ये नहीं होता कि अनकवर पुअर परफॉर्मेंस, कहीं भी हमारा ये मकसद नहीं होता कि अनकवर पुअर परफॉर्मेंस, बल्कि हमारा मकसद ये होता है कि नॉट टू अनकवर पुअर परफॉर्मेंस, बल्कि री इनफोर्स गुड परफॉर्मेंस, री इनफोर्स गुड परफॉर्मेंस। कहीं भी हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम वीक परफॉर्मेंस किसी की है तो उसका ऐलान करके उस बेचारे को जलील करें, हमारा कतई ये मकसद नहीं होता। हमारा मकसद ये नहीं होता टू अनकवर पुअर परफॉर्मेंस, ये कभी भी हमारा मकसद नहीं होता, नॉट अनकवर पुअर परफॉर्मेंस, बट हमारा मकसद क्या होता है, री इनफोर्स गुड परफॉर्मेंस। मिसाल देखिए, मिसाल ये दी जा सकती है कि मैं, आप मैनेजमेंट की क्लास है मेरी, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैं ये चाहता हूं कि आप सब बच्चे पास हो जाएं, तो मैं एक बच्चे को बुलाता हूँ कि लो जी, ये बच्चा जो है ना हमारा, ये क्वालिफाई नहीं कर सका, क्वालिफाई नहीं कर सका। आप उससे क्या सीखेंगे? क्वालिफाई ना होने के 136 फार्मूले। पहला फार्मूला, ये क्लास ही ना पढ़ो। दूसरा फार्मूला, क्लास से पढ़ो, बाद में बैठ के स्टडी ना करो। तीसरा फार्मूला ये है कि किसी भी चीज को अलर्ट होके ना करो। बड़े फार्मूले, एक तो आसान फार्मूला, पेपर देने ही ना जाओ। तो इसके लिए क्या सीखना है किसी से? हाँ, एक बच्चा है, उसने डिस्टिंक्शन ली है, उसको मैं बुलाता हूँ क्लास में कि लो जी, ये बच्चा है, इसने डिस्टिंक्शन ली है, इससे पूछे इसने क्या किया था। तो आप उससे कई सवाल पूछेंगे। भाई, आपने नोट्स कैसे बनाए थे? आप पढ़ते कैसे थे? कितने आवर्स रोज स्टडी करते थे? जब आप पेपर देने जा रहे थे क्या सोच रहे थे? यानी आप इतनी बातें पूछेंगे, वो अच्छा आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, यानी आप इतने सवालात सब पूछेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे, और वाकई वो आपको सिखाएगा भी। लेकिन उससे क्या सीखेंगे जो क्वालिफाई नहीं कर सका? यही ऑर्गेनाइजेशन करती है, वो कहती है कि हमें पुअर परफॉर्मेंस को अनकवर करने में नुकसान है, फेलियर से क्या सीखना, लेकिन गुड परफॉर्मेंस को री करने में फायदा है, क्योंकि उससे तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो यही बिल्कुल फार्मूला है जो मैंने आपके सामने रखा है। अब बात आ गई है कि नेक्स्ट है, अलाउ टाइम फॉर अप्रेजी टू आस्क क्वेश्चन। आप उसको बोलने का भी मौका दें और ज्यादा बोलने का मौका दें कि जो अप्रेजी है वो सवाल करे, आपसे आपसे क्वेश्चन पूछे, आपसे सवाल करे। नहीं, पुअर परफॉर्मेंस नहीं सिखा सकती जवाद, आप जो मर्जी कह लें, पुअर परफॉर्मेंस से नहीं सीखा जाता। उसकी वजह ये कि पुअर परफॉर्मेंस देने के तो फार्मूले बड़े हैं। क्या हाल है? वो कहते हैं, मैं एक, वो इकोनॉमिक्स के टीचर थे, तो एक दिन मैं पढ़ा रहा था, बल्कि मैं ट्रेनिंग दे रहा था टीचर को। तो एक बात आ गई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, तो फिर एक कंडीशन आ गई परफेक्ट कंपटीशन में लॉस मिनिमाइजेशन की। तो उन्होंने कहा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, लॉस मैक्सिमाइज क्यों नहीं होता? ये वही बात है ना, लॉस मैक्सिमाइज क्यों नहीं होता? तो मैंने यही जवाब दिया कि जी, लॉस मैक्सिमाइज करना है तो फैक्ट्री को आग लगा दे, खुद दरिया में छांग लगा दे, मैक्सिमम लॉस हो गया। भाई, लॉस मैक्सिमाइज कौन करता है? लॉस तो मिनिमाइज होता है। लिहाजा इसीलिए फेलियर से कुछ नहीं सीखा जा सकता। वो तो हर इंसान, कोई नफ्सियाती मरीज है, कोई परेशान है, कोई कुछ है, 100 तरह के मामलात है। सीखा हमेशा सक्सेस से ही जाता है जी, सक्सेस ली कैसे गई है, यही एक फार्मूला है इस मामले में। मैं ये नहीं कह रहा बाकी मामला में हो सकता है वो, लेकिन इसमें नहीं। अब अप्रेजी को आप सवाल करने का मौका भी देंगे। दूसरी बात यह है, बिल्ड अप आंसर्स। आंसर्स को बिल्डअप करें या बिल्डअप करने का मौका दें, ताकि वो सोचे, सोच के जवाब दें। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ साइलेंस, साइलेंस की पावर समझे। जब वो खामोश है, वो कुछ सोच रहा है, आपको कहने के लिए कहने दें। रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग टू मच, यानी ये वाहिद इंटरव्यू है, बल्कि इंटरव्यू का असूल ही होता है, इंटरव्यू सवाल करे लेकिन
इंटरव्यूअर को ज्यादा बोलना चाहिए ताकि असेस तो वो हो रहा है, सो वो ज्यादा बोले। और दूसरा, हैंडल दैट डिफिकल्ट एंड सेंसिटिव एरियाज। सेंसिटिव एरियाज को बहुत केयरफुली टच करें। सेंसिटिव एरिया क्या हो सकता है कि किसी एक साल परफॉर्मेंस पुअर है, सही नहीं है, अब वो साल ऐसा है, फर्ज कीजिए आपकी मिसाल ले लेते हैं कि वो कोई ऐसा साल है जिसके अंदर आपकी कहीं एंगेजमेंट हुई थी, वो शादी नहीं हो सकी, उसने शादी किसी और से कर ली आपकी मंगेतर। अब मैं आपसे पूछता हूँ इंटरव्यू लेते हुए, अच्छा जी क्या हुआ क्या था, आप रोना शुरू कर देते हैं। बेहतर ये सेंसिटिव एरियाज को टच ही ना करें। कोई अजीज गुजर गया, कोई बीमार हो गया, नजदीकी रिश्तेदार, इस तरह के एरियाज को टच ना करें। और टॉलरेंट ऑफ पॉज एंड साइलेंस, जो वो पॉज ले रहे हैं, खामोशी, वो अंडरस्टैंड द पावर ऑफ साइलेंस। जब वो खामोश हो गया है तो उसकी खामोशी को समझें, वो कोई चीज बतानी चाह रहा है। और हर बात को केयरफुली सुने ताकि उसे एहसास हो कि इंटरव्यू बड़ा अहम है आपके लिए। और कोशिश करें, चूंकि ये जर्नल इंटरव्यू है तो बात जो है वो दाएं बाएं ना जाए। फोकस ऑन द रेलेवेंट इशू, रेलेवेंट इशू के ऊपर ये हर सूरत फोकस रहे। लेफ्ट एंड राइट मॉनिटरिंग ना हो, ख्याल रखें इस बात का। लेकिन मसले को वाइंड अप करें। वाइंड अप करते हुए आपको चाहिए नेक्स्ट एक्शन प्लान जरूर लें। उसका तरीकाकार ये है कि समराइज करें, चेक करें अंडरस्टैंडिंग, एम्प्लॉय से कमिटमेंट गेन करवाएं और एग्री करें कि अगला एक्शन प्लान क्या होगा। और उसके साथ साथ इम्प्रूव करेंगे किस तरह की उसे चैलेंजेस हैं अचीव करने हैं, और विद इन द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। तो ये सारा आपने देखना है। अब देखना क्या है, देखिए इसमें वाइंड अप करने से पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करें कि बात समझ आई उसको, उससे कमिटमेंट गेन करें और उसके अंदर जिस तरह की ट्रेनिंग डिसाइड हुई है वो फाइनल करें, जिस तरह का इक्विपमेंट उसे चाहिए वो फाइनल करें। ठीक है जी, कि क्या इक्विपमेंट उसे चाहिए, रिसोर्सेज और कोई चाहिए तो वो किस तरह के चाहिए फाइनल करें। किसी पर्टिकुलर क्लीग सुपरवाइजर से मसले हैं वो पूछें, उसको हल करना है आपने। लेकिन नेक्स्ट एक्शन प्लान में उसको आपने चैलेंजेस देने हैं। ये चैलेंजेस अकॉर्डिंग टू रूल बिल्कुल मेरी तरह होने चाहिए। स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंडेड। क्या मतलब भाई, जो गोल सेट कर रहे हो उसके साथ स्पेसिफिक होने चाहिए ना, एक 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 पर्टिकुलर चीज पे फोकस्ड होने चाहिए। दूसरी बात, अंदाजा किया जा सके कितनी मेहनत चाहिए, मेजरेबल, अटेनेबल, उसकी कैपेसिटी में होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, रियल वर्ल्ड में होने चाहिए, और वक्त भी तय होना चाहिए कब तक ये अचीव किए जाएंगे। लेकिन याद रहे चैलेंजेस कभी भी या टारगेट्स कभी भी आसान नहीं दिए जाते, हमेशा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट बट अचीवेबल, डिफिकल्ट बट अचीवेबल को ही चैलेंजिंग कहते हैं कि चैलेंजिंग होने चाहिए। उसकी वजह यह कि जरा सोचिए, एक टारगेट बड़ा आसान सा मैं आपको देता हूं, आप अचीव कर लेते हैं, उससे आपको क्या प्लेयर हासिल होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो चीज है ही नहीं जो चाहिए थी। लेकिन एक टारगेट मैं आपको देता हूँ जिसको अचीव करने में आपका पसीना निकल गया है, मेहनत हो गई है, उसको अचीव करके आप कहेंगे हाँ यार आपने कुछ काम किया। लेकिन अगर मैं ऐसा दे दूं जो आपकी रीच में ही नहीं है, मैं आपको चले कल या 4 या 6 दिन बाद आपकी माइक टाइसन से बॉक्सिंग है, तो जाहिर है माइक टाइसन का तो आप एक पंच खाओगे साइड पे हो जाओ। तो ये नहीं, टारगेट वो है जो आपकी कैपेसिटी में भी है लेकिन थोड़ा मुश्किल है, कि जब आप उसके ऊपर काम करें तो आपको उसके अंदर मजा भी आए। ये है असूल इसका। लेकिन अभी इंटरव्यू बंद नहीं करना, इंटरव्यू बंद करने का तरीका भी मैं बताता हूँ आपको, क्लोज कैसे करना है।
देखिए यहाँ पे एक सवाल आ गया, all of the following except one are sound principle of devising performance measures, which is exception. साउंड प्रिंसिपल है, इसमें एक्सेप्शन कौन सी है जी? तो आप देखिए एक्सेप्शन कौन सी है, मैं आपके सवाल का जवाब देख रहा हूं यार, जवाब क्या आता है आपका? कहीं सो तो नहीं गए? जवाब आने शुरू हो गए, बच्चे अलर्ट हैं इसका मतलब है। तो जवाब जो आ रहा है सब बच्चों का बी आ रहा है। क्यों बी आ रहा है? सना का बी है, अली का बी है, फरवा का है, अनीका का है, तमाम बच्चे जो है बी क्वेश्चन या बी आंसर मुझे दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं जी बी आंसर, जरा चेक भी कर ले हम एक दफा। बी आंसर इसलिए दे रहे हैं कि दे शुड बी इजीली अचीवेबल, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्शन मांगी। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि वो निकालो जो मुख्तलिफ है। तो ये देखिए ना, शुड बी रिलेटेड टू एक्चुअल टी की टास्क, ये होना चाहिए। शुड बी विद इन द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए। शुड बी ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल, ये भी होना चाहिए। और शुड बी इजीली अचीवेबल, ये नहीं होना चाहिए। तो हमें एक्सेप्शन ढूंढनी थी। तो तीन ठीक थे, एक गलत था। तो जो गलत है वो कौन सा था? बी। तो बिल्कुल सही ढूंढना है। तो इसका मतलब बच्चे काफी इंटेलिजेंट हो गए। Conducting an appraisal in public place such as staff canteen may render it ineffective because of, may render it ineffective because of, क्यों ineffective हो गया जी? शाबाश, जवाब आने शुरू हो गए। चेक करते हैं क्या जवाब आया मुझे। बहुत सारे जवाब आ गए। तो बच्चों ने जो जवाब भेजा है, ऑप्शन लिया है बी। आमना सदाकत ने, मियां अरसलान ने, फरवा ने, मंसूर अंसारी ने, आमना जफर ने, अनिका खलील, जवाद बुखारी, मोहम्मद हारिस इफ्तिखार, मोहम्मद तहरीम जुल्फकार, रहीला बतूल, सना जावेद, जैनुल आबिदीन, मोहम्मद जियान, and these are the students. They picked the B option. B option, that is the problem of confidentiality. जब कैंटीन में हो रहा है तो हमने कहा था किसी की खामियां लोगों के सामने बयान नहीं की जाती। भाई लोगों के सामने बयान करेंगे तो उसकी इज्जत नफ्स पे हर जाएगा, और जब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी तो फिर तो सारा मामला ही खराब हो गया ना जी। तो इसलिए हमने कहा था कि ये ठीक नहीं होगा। तो हमने कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी नहीं जानी चाहिए। अब मसला ये आ जाता है कि जी इसमें बैरियर्स क्या हैं? बैरियर्स ये हैं कि बाज लोग इसको सीरियस नहीं लेते। जो एम्प्लॉयज हैं वो कहते हैं ये जजमेंट है, यानी जो आपका दिल चाहता है जज कर लेते हो। कुछ कहते हैं ये सिर्फ एक चैट है, गपशप है, साल बाद एक कॉफी का कप 6 माह बाद हुआ, बस ठीक है। ये एक अनफिनिश बिजनेस है जो कभी ना कभी खत्म हुआ ना खत्म होना है। और बाज लोग कहते हैं कि ये तो एक प्रोसीजर है और प्रोसीजरल वर्क है, एचआर का ये होता रहता है, ये रूटीन मैटर है। अगर इस तरह की राय दी जाएगी तो इसका मतलब है आप इसको सीरियस ले ही नहीं रहे। और जब आप सीरियस नहीं ले रहे तो अल्टीमेटली इससे कोई मसला हल होने वाला नहीं, बल्कि इससे कोई मसला प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि आप अपनी खामियों को कभी ओवरकम नहीं कर सकेंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि ये मसला बेटर हो जाए, ये बैरियर्स ना आए, तो वो ये कहते हैं कि इसका हल क्या है। लेकिन वो कहते हैं कि इसका हल जो है बाद में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर? जो आप पढ़ के हैं उसके मुताबिक जरा बता दीजिए कि इसमें से कौन सा ऐसा जो बैरियर नहीं है। जी शाबाश बच्चों। तो बच्चों के जवाब आने शुरू हो गए धड़ाधड़। देखते हैं क्या जवाब है। फरवा का सी है, आमना सदाकत, रहीला बतूल भी सी दे रही हैं, नहीं रहीला बतूल ने ए ले लिया, हारिस इफ्तिखार सी, जयान सी। तो ये बच्चे सी ऑप्शन क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि अप्रेजल इज सीन एज अपॉर्चुनिटी टू रेज वर्क प्लेस प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। तो ये तो जेन्युइन बात हो गई ना जी कि आप कह रहे हैं कि वर्क प्लेस इश्यूज जो हैं वो इससे हल होते हैं। बैरियर तो तब था कि आप इसकी खामियां निकालते। बैरियर तो तब था कि आप इसकी खामियां निकालते हैं या आप इसको निगलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे अप्रेजल इज सीन एज अ वे ऑफ रैपिंग अप अनफिनिश्ड बिजनेस, तो ये बैरियर है, आप उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये एक ह्यूमन रिसोर्स प्रोसीजर है, आप इल्जाम लगा रहे हैं। ये एक एनुअल लिमिट है, आप इल्जाम लगा रहे हैं। ये तो बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट है क्या,
कि अप्रेजल इज सीन एज एन अपॉर्चुनिटी टू रेज वर्क प्लेस प्रॉब्लम, के जो ये बेसिकली अप्रेजल है ये तो वर्क प्लेस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है, इश्यूज को रिजॉल्व करती है। तो ये प्रॉब्लम नहीं बल्कि ये तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है अगर कोई ऐसे सोचे तो। इससे बी सी को हमने निकाल दिया और ए बी और डी प्रॉब्लम है। और हमें जो चीज गलत करेंगे ना बच्चे, वो नॉट को फोकस नहीं करते। आप याद रखें, आपको आपका मल्टीपल चॉइस पेपर आना है, आप जहां नॉट हो उसको खास फोकस किया करें कि यहाँ हमें वो ऑप्शन चुननी है जो रिवर्स्ड ऑप्शन है, उलट ऑप्शन है। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे इसको ओवरकम कैसे करोगे आप? जाहिर है इसको ओवरकम करने का भी तो कोई तरीका होगा। तो ये जो ओवरकम करने का तरीका है ये ऑब्वियसली अब यहाँ पे हम जो देखते हैं कि इसका हल क्या आप निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इसका हल आज निकालना अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि पीछे हमारे पास 4-5 मिनट रहेंगे और बड़ा डिटेल टॉपिक है। तो इसको हम इंशाल्लाह कल को 15-20 मिनट कल के लेक्चर के आधा घंटा पहला देख इसको वाइंड अप कर देंगे। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर सम अप कर लेते हैं, लेकिन सम अप करते हुए हम आप लोगों से कमेंट्स मांग लेते हैं कि आप बच्चे थोड़ा कमेंट्स दे दें कि आज का लेक्चर आपके लिए कैसा रहा। क्योंकि शुरू में 5 बच्चे छुट्टियां करके आए हुए हैं, तो वो तो मेरे से ये पूछ रहे थे कि क्या हमें समझ भी आएगा कि नहीं आएगा। तो देखते हैं क्या हमें जवाब मिलता है आपकी तरफ से। तो लेट मी सी जी, कमेंट्स आने शुरू हो गए। तो देखिए सबसे पहला कमेंट्स है जी, इनक्रेडिबल, मार्वेलस, गुड। अरसलान ने दिए 110%, जबरदस्त कहा हारिस ने, अनीका ने ऑल गुड कहा, मकसूद ने एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, यस सर गॉट इट, प्लीज रिपीट नेक्स्ट सेक्शन प्लान, इंफॉर्मेशनल एंड ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग। अब जो आप कह रहे हैं ना नेक्स्ट एक्शन प्लान, तो नेक्स्ट एक्शन प्लान में हम उससे तय करते हैं कि आप हमारे साथ ये तय कीजिए। मैं बस वाइंड अप कर रहा हूँ, एक बच्चे का सवाल है सिर्फ। तो नेक्स्ट एक्शन प्लान में हम ये कहते हैं कि देखिए बात ये है कि आपको किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है वो हम अरेंज करेंगे। आपको किस तरह के इक्विपमेंट की जरूरत है वो हम अरेंज करेंगे। उसके बाद आपको क्या किस किस्म के स्टेप्स लेने हैं और किस तरह के आपको रिसोर्सेस चाहिए, ये हम उसके साथ तय करते हैं। और तो फिर हमारा ये जो है काम शुरू हो जाता है। तो ये है नेक्स्ट एक्शन प्लान। तो आई होप के नेक्स्ट एक्शन प्लान आपको समझ आया होगा कि हमें क्या करना होता है। क्यों बच्चों? तो व्हाट यू कैन से सिलेबस रिमेनिंग 40% से कम, थोड़ा 38% कह ले जी। तो अब ठीक हो गया नेक्स्ट एक्शन प्लान जिस बच्चे ने पूछा था। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, फीडबैक आ गया है कि ये ठीक है, समझ आ गया है। तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी 2:30 पे। जो बच्चे रेगुलर हैं, अगर रेगुलर रहेंगे तो फिर तो आप क्वालिफाई अभी भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। तो ओके, सी यू बच्चों, स्टॉप शेयरिंग एंड लीव द मीटिंग। थैंक यू वेरी मच।